तो हम लोग गेट का एक बार वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सो गेट 2000। हाँ जी। सो गेट वाले लोग, आपके मन में कुछ क्वेश्चन है जो पूछना हो आपको? वे स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो गेट एस्पिरेंट्स हैं जो लोग, हाँ कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मतलब चाहे स्टडी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड या पोस्ट एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम, जो भी आपके मन में हो। तो ये गेट की वेबसाइट है, थोड़ा सा इसको वो कीजिए रिमोट से ना, थोड़ा कैमरा को दूर कीजिए ताकि पूरा वेबसाइट है। थोड़ा बाहर का आएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको शिफ्ट कर लीजिएगा। बस बस काफ़ी है। उसको इधर लिफ्ट कर दीजिए, इधर, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक इधर कर दीजिए, एक स्टेप, बस बस ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ तो ये जैम, देखो तुम्हें गेट के बारे में थोड़ी जानकारी जो भी लेनी हो तो आप इस वेबसाइट पे जाओ, आपको यहाँ सारी जानकारी मिल जाएगी। गेट क्यों होता है, इसका क्या कैसे है, सब कुछ है ना, सिलेबस क्या है किसी एग्ज़ाम का। तो गेट एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है। अगर आप देखोगे तो गेट इतने सब्जेक्ट में कंडक्ट होते हैं, आप यहाँ देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हो गया गेट फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, सोल्डर मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स। एक मिनट, कहाँ पहुँच गया मैं, किसका खोल दिया, एक रुको रुको, ये मैं यहाँ पे, सॉरी ये है ना गेट, ये है सॉरी, ये गेट इन सब्जेक्ट में एडमिशन होगा। जैसे गेट के डिफरेंट पेपर्स हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये सब है ना, गेट के डिफरेंट है सब्जेक्ट्स हैं। हमारा यहाँ पे है, हम जो तैयारी कर रहे हैं ये गेट स्टैटिस्टिक्स का है ना, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट एक बार चेक करो, 16, 16 में लगता है 32 आई थिंक है ना, तो अराउंड 32 सब्जेक्ट अप्रॉक्स है, एक बार चेक कर लो। सो ये डिफरेंट है ना। और तुम लोग दो पेपर में अप्लाई कर सकते हो, जो गेट वाले बच्चे हैं, अगर जिसका किसी का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड हो तो आप गेट मैथमेटिक्स भी दे सकते हो, गेट स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हो। गेट में 2 पेपर अलाउड है, जैम में भी 2 पेपर अलाउड है। 2 पेपर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो और जैम में भी 2 पेपर दे सकते हो, लेकिन वो कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। जैसे गेट मैथमेटिक्स और गेट स्टैटिस्टिक्स दे सकते हो, क्योंकि दोनों कोइंसाइड नहीं करेगा डेट और टाइम। जैसे अगर हो सकता है 9 से 12 में स्टैटिस्टिक्स का हो तो 2 से 5 में जब मैथमेटिक्स का हो गेट का, तो 2 सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। गेट का स्कोप मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। गेट का स्कोप है एमटेक एडमिशन, पीएचडी एडमिशन या जॉब, ये 3 इनका स्कोप है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूँ ना, यहाँ आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी में, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि गेट का क्या फ़ायदा है। गेट जो है इज अ प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एग्जाम दैट assesses candidate for the comprehensive understanding in various अंडर ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट। तो ये स्पेशली इंजीनियरिंग वालों के लिए, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, हमारा साइंस है, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज, फॉर एडमिशन टू वेरियस मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम। तो क्या पर्पस है मास्टर एडमिशन में, मास्टर वो भी एमटेक में, एमएससी में नहीं, एमएससी के लिए जैम एग्जाम है। तो मास्टर्स एमटेक के लिए, डॉक्टर प्रोग्राम, पीएचडी एडमिशन के लिए आपका यूज़ कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट बाय सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो कुछ पीएसयूज भी हैं जो रिक्रूटमेंट में इसको यूज़ करती हैं। तो ये गेट का स्कोप है, ठीक है। अब हर गेट का अलग अलग है, तो ये बता रहा है एडमिशन क्या होगा, तो मास्टर्स में ले सकते हो डायरेक्टली, डॉक्टर में ले, ये सब स्कोप बता रहा है ये क्या क्या। हाँ क्या 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 नहीं, टफ नहीं होता है। तुम मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो पढ़े हुए हैं कि इंटरव्यू जो होते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देखा है मेरे इंटरव्यू वीडियोस? तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, आप देख लो क्या क्या पूछते हैं। तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ, यू कैन वॉच की पीएचडी इंटरव्यू में क्या पूछते हैं वो। मैंने जितने भी, जब मैं पीएचडी एडमिशन के लिए 2021 में 2021 में ट्राई कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू दिया। आईआईएससी बैंगलोर में भी दिया था, वहाँ पे मैंने डेटा साइंस के लिए दिया था, पीएचडी इन डेटा साइंस के लिए दिया था। टिफर में दिया था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये सब टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे मैं दिया था पीएचडी इन सिस्टम साइंस, जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। कितने टाइम तक, ये डिपेंड करता है कि आप आप कितना सस्टेन कर पाते हो इंटरव्यू में। अगर आपको 4 क्वेश्चन पूछा, नहीं दिए, वहीं खत्म हो जाएगा। मान लो पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको नहीं आया, वो दूसरा पूछेंगे, नहीं आया, तीसरा पूछेंगे, नहीं आया, फिर मुझे लगता है चौथा वो पूछेंगे भी नहीं, बोलेंगे बेटा हो गया आपका इंटरव्यू खत्म। तो डिपेंड आप पे करता है आप कितना सस्टेन कर पाते हो। वो आपको तब तक पूछते रहेंगे जब तक आप जवाब नहीं दे दोगे।
मतलब जब तक आप अपना बोलोगे कि मतलब होता क्या, लेवल बढ़ता जाता है। इनिशियली वो आसान क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम्पल के लिए पूछ लेगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, तूने बता दिया डेफिनेशन सही से, तो तुमने जो बोले होंगे उन्हीं में से एक वर्ड पकड़ लेंगे वो, अब उस वर्ड पे अगला बोल देंगे। तूने मान लो बोल दिया कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैम्पल स्पेस है और कोडोमेन रियल नंबर है। अब वो इसमें पूछ सकता है कि जैसे बताओ कोई रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल दो, ऐसा पूछ लेगा तुमसे, तो कुछ तुम एग्जाम्पल दोगे उससे। तो ऐसे करके इंटरव्यू कोई प्लान नहीं होता ना, तुम जैसे आंसर करोगे अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आएगा, फिर उसको वो खींचते चले जाएंगे। वो ये देखना चाहेंगे कि तुम उस टॉपिक में कितना जानते हो। इसलिए इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है, पहले तो पूछते हैं कि वो तुम इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, कि तुम्हारा क्या बोलता हूँ कि मतलब अपने बारे में बताओ बैकग्राउंड, ताकि तुम्हारा पता चल जाए उनको तुमने कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया और कहाँ से हो। फिर तुमसे पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट में तुम कंफर्टेबल हो, मतलब इतने सब्जेक्ट तुम एमएससी में पढ़े हो, कौन सा तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है ये बताओ। तुम जो सब्जेक्ट बोलोगे फिर उसमें से वो क्वेश्चन पूछेंगे और उसमें से पूछते रहेंगे। अब तुम जितना अच्छा आंसर करोगे उतना लंबा इंटरव्यू चलेगा, ये है मतलब वो अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा वहाँ तुम जवाब दोगे कि नहीं अब तुम्हें नहीं आता, वो वही चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम किस लेवल तक जा सकते हो। सो वो चेक करना चाहते हैं इंटरव्यू, ठीक है। बाकी मैं प्लेलिस्ट का बोला था, मैं भेज देता हूँ गेट वाले बैच में, तुम लोग देख सकते हो, तुम्हें हेल्प करेगा वो। तो जैसे मुझसे जब वो पूछते थे कि किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, तो मैं इंट्रोडक्टरी कोर्स बोलता था, प्रोबेबिलिटी या इन्फरेंस, ये दो बोलता था, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बोलता था, मतलब प्रोबेबिलिटी इन्फरेंस। और तीसरा पूछता था तो मैं लीनियर अलजेब्रा बोल देता था। इस तरह से है। तो मैं इन्हीं तीनों में जो भी मेरे इंटरव्यूज़ हैं इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हुए हैं, क्योंकि मैंने कोई और सब्जेक्ट बोला ही नहीं। अब तुम्हारा मान लो टाइम सीरीज एनालिसिस में इंटरेस्ट है, तुम्हें टाइम सीरीज एनालिसिस से पूछेंगे। रिग्रेशन में इंटरेस्ट है, तुम्हारा रिग्रेशन बोलोगे तो रिग्रेशन से पूछेंगे। तो वैसा होता है। तो मैंने जितने इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू दिए हैं उन सबका मैंने बाद में वीडियो पे बता दिया बच्चों को क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा, अलग से सेम इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं किया, अलग से मैंने बता दिए हैं। तो बहुत लोगों ने देखे भी होंगे आप में से, कुछ लोगों ने नहीं देखे तो मैं उनको भेज देता हूँ। सो ये है पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अभी तो मैं उसमें भेज देता हूँ, सब लोग ज्वाइन नहीं हैं तो मैं उसी ग्रुप में भेज देता हूँ जो हमारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला है, ठीक है ना। तो देखो मैंने ग्रुप में भेज दिया, ठीक है, मिला, देखो चेक करो व्हाट्सएप पे आया कि नहीं। इसमें मैंने आईआईटी खड़गपुर में इंटरव्यू दिया था, आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आइजर कोलकाता, टीआईएफआर, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी ये सब, आईएससी बैंगलोर, फिर यही सब है मेनली हो गया, आईआईटी रुड़की। तो इन सब इंस्टीट्यूट में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मैं खड़गपुर ज्वाइन किया था, है ना। तो ये है। तो वहाँ तुम देख सकते हो कि पीएचडी के लिए क्या क्या पूछते हैं और कैसे इंटरव्यू होता है, तो वो मैंने बता रखा है उसमें, ठीक है। अगला कुछ क्वेरी है किसी को? हाँ, मेरा दोनों मेरा दोनों क्वालिफाइड था, गेट भी था नेट भी था। वो पूछते हैं तुम्हारा गेट है कि नेट है, दोनों है, दोनों भर सकते हो, जो है वो भरो। तो गेट के थ्रू भी आप हर जगह इंटरव्यू दे सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका नेट नहीं था। एग्जाम्पल के लिए अभी निखिल जायसवाल मेरा क्लासमेट है आईआईटी बॉम्बे से, जो अभी पीएचडी कर रहा है आईआईटी गुवाहाटी से, डेटा साइंस में पीएचडी कर रहा है वो, ठीक है। वो गेट, उसके गेट में 72 रैंक थे 2023 वाले एग्ज़ाम में, उसके मार्क्स 32 थे 2023 के एग्ज़ाम में। गेट 2023 में मैं बात कर रहा हूँ निखिल जायसवाल की, ये मेरा क्लासमेट है। सो इसके गेट 2000, देखो सबसे पहले तुम एग्ज़ाम जानो और एग्ज़ाम के स्कोप को जानो। उसके लिए क्वेश्चन पूछोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम तैयारी कैसे करनी है या क्या है एग्ज़ाम में, इसका स्कोप क्या है। तब तो तैयारी शुरू करोगे, सीधा पढ़ाना शुरू करो, तुम्हें पहले तो पता होगा कहाँ तक पहुँच सकते हो। तभी जस्ट एक जो भी तुम्हारे अंदर एग्ज़ाम को लेके, स्कोप को लेके क्यूरियोसिटी है वो तुम पूछ सकते हो, पूछोगे तो सीखोगे, ये है। सो ये गेट 2023 में इसका रैंक था AIR 72, इसके मार्क्स आए थे तब 32, ठीक है। और इसका सिलेक्शन इसका नेट क्वालिफाई नहीं था, ये सिर्फ गेट क्वालिफाई था।
इसके बेस पे इसको आईआईटी बॉम्बे में भी एडमिशन हुआ था पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में, आईआईटी कानपुर में भी एडमिशन हुआ था पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में, आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हुआ है पीएचडी इन डेटा साइंस। तो उसने यहाँ ज्वाइन किया क्योंकि उसको अप्लाइड सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो उसको डेटा साइंस में इंटरेस्ट था, तो उसने यहाँ पे ज्वाइन किया, आईआईटी गुवाहाटी में ज्वाइन किया है। अब इंटरव्यू गेट पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी एडमिशन गेट पे डिपेंड नहीं करता, इंटरव्यू एडमिशन डिपेंड करता तुम्हारा इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा है उस पर। गेट स्कोर जस्ट हेल्प करता है टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, है ना। जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ जो गेट क्वालिफाई किए हैं उनमें से अभी बहुत लोगों का इंटरव्यू बॉम्बे में है, कानपुर में है, गेट पे ही, ठीक है ना। ये है, तो ये है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। एक गेट 2023 में ही हमारी स्टूडेंट थी त्रिशा गोयल, आई थिंक त्रिशा रानी लिखती है ये। इसके रैंक थे 147, मार्क्स था 26, ये रैंक है और ये मार्क्स है, ठीक। देखो 32 रैंक पे 32 मार्क्स पे 72 रैंक था सेम एग्जाम में, 26 मार्क्स पे 147 रैंक था। और इसका भी नेट क्वालिफाई नहीं है, गेट है। इस स्कोर पे इसने बहुत सारे आईआईटीज में इंटरव्यू दिया, तो इसको आईआईटी रोपर में मिला है। सी इज ऑलरेडी डूइंग पीएचडी, 1 साल हो भी गया, 1.5 साल हो गया अब तो। सो आईआईटी रोपर में इसका एडमिशन हुआ है पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में, है ना। ये दीपक कुमार सिंह के अंडर पीएचडी कर रही, जो खड़गपुर से ही पीएचडी किया है उन्होंने, दीपक सर ने, तो वो वहाँ फैकल्टी है, मतलब उनके अंडर इनको पीएचडी मिला है। तो सो ये है, इस पे मिल जाता है। और एग्जांपल दूं, और भी कई सारे बच्चे हैं, अभी ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से 1-2 एग्जांपल है, तुम्हें समझ आ रहा है। बाकी बहुत सारे बच्चे जो गेट के थ्रू एडमिशन लिए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास दोनों रास्ते हैं। सो तुम क्वालिफाई करो, ये जस्ट हेल्प करेगा तुम्हें शॉर्टलिस्ट होने में। बाकी इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो डिसाइड करेगा आपका एडमिशन पीएचडी में होगा कि नहीं होगा। और इंटरव्यू में कुछ खास नहीं पूछते हैं, मैं भेज दिया हूँ लिंक, आराम से देखो, क्लास के बाद देखना, समझ आ जाएगा क्या पूछते हैं। बेसिक चीज़ें पूछते हैं वो, और फिर वो उसी में तुम्हें चेक करते हैं तुम्हारा लेवल क्या है। तो बहुत आसान सा होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है वहाँ पे, पीएचडी इंटरव्यू से पहले कई लोग टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट, तो वहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं रिटन टेस्ट में, जो गेट के क्वेश्चंस आपका जैसे आ रहा है वैसे ही, इवन गेट से आसान ही रहता है वहाँ पे जो पीएचडी रिटन टेस्ट होते हैं इंटरव्यू से पहले। मान लो एग्जाम्पल के लिए 500 बच्चों ने अप्लाई किया, हालांकि इतना खर्चा नहीं हमारे फील्ड में, 100 ने अप्लाई किया मान लो। अब उनको नहीं चाहते वो 100 के 100 बच्चों का इंटरव्यू ले, तो वो कुछ को एलिमिनेट करना चाहते, तो वो रिटन टेस्ट ले लेंगे। उस रिटन टेस्ट में से वो 50 बच्चों को चुनेंगे, फिर 50 का इंटरव्यू लेंगे, या उससे भी कम लेना है तो कम को सेलेक्ट करेंगे। तो वो रिटन टेस्ट जस्ट एलिमिनेट करने के लिए है। तो इस तरह से है, ठीक है ना। सर जी ये कह रहा था कि एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी मुंबई से करने के लिए गेट में कितना रैंक लाना पड़ता है? एक मिनट, आप गलत, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है। आप कह रहे हो एमएससी स्टैट्स आईआईटी बॉम्बे से करने के लिए गेट में कितना रैंक लाना पड़ता है? तो आप अभी अप्लाइड स्टैट्स एंड इंफॉर्मेटिक्स के लिए नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ। आपको पता है एमएससी में एडमिशन किस एग्जाम के थ्रू होता है? जैम हाँ, तो एमएससी में गेट से एडमिशन नहीं होगा, ठीक। एमटेक हाँ, अब आते हैं। अब गेट से 3 बताया था, 3 स्कोप है। गेट का स्कोप है एमटेक एडमिशन, और आईआईटी बॉम्बे में एमटेक कोर्स मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट नहीं कराती है। ये जो कोर्स है एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी बॉम्बे में, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कराती है। तो आईआईटी बॉम्बे में एमटेक का कोई मैथमेटिक्स का कोर्स नहीं है, एमटेक का कोई स्टैटिस्टिक्स का कोर्स नहीं है आईआईटी बॉम्बे में। वहाँ एमटेक है ऑपरेशन रिसर्च, तो वहाँ पे आपका एमटेक है IEOR। IEOR का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, OR, ठीक है। इसमें एमटेक है ये, और डिपार्टमेंट का भी नाम IEOR ही है वहाँ पे। ये IEOR वही डिपार्टमेंट है जो MSc ऑपरेशन रिसर्च में कराता है जैम के थ्रू। तो यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं इस डिपार्टमेंट में, MSc OR, अब तो BSc भी शुरू हो गया, इस साल से BSc भी इन लोगों ने शुरू कर दिया है। आईआईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट अलग है, और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट 2 कोर्स ऑफर करती है मास्टर लेवल पे, MSc मैथमेटिक्स, MSc स्टैटिस्टिक्स, फिर PhD स्टैटिस्टिक्स, PhD मैथमेटिक्स, ये मैथ्स डिपार्टमेंट ऑफर करती है। ये IEOR एक अलग डिपार्टमेंट है, इंटर डिसिप्लिनरी है,
इंडस्ट्रियल ये ऑफर करती है बीएससी इन ऑपरेशन रिसर्च जो कि आईआईटी जेईई एडवांस के थ्रू एडमिशन होगा, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च जैम के थ्रू एडमिशन होगा, एमटेक ऑपरेशन रिसर्च जो गेट के थ्रू एडमिशन होगा, पीएचडी ऑपरेशन रिसर्च जो गेट या नेट के थ्रू एडमिशन होगा। तो ये डिपार्टमेंट ये कोर्सेस ऑफर करती हैं, बीएससी, एमएससी, एमटेक, पीएचडी। तो गेट के थ्रू आप ये कर सकते हो, गेट के थ्रू आप ये कर सकते हो। सर गेट के थ्रू कहीं पे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स भी होता है? कहीं नहीं है। डेटा साइंस कोर्सेज हैं या ऑपरेशन रिसर्च है, ऐसा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का कोई एमटेक का कोर्स नहीं है। चलिए इस साल का बता देता हूँ। तो मुझे याद है 2021 में सिर्फ 99 लोगों ने गेट क्वालिफाई किया था। 2022 में याद है शायद 88 लोगों ने सिर्फ क्वालिफाई किया था। 2023 में अराउंड 150 लोगों ने क्वालिफाई किया था। ये थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ क्योंकि 147 तिरिसा का ही था। ये वेबसाइट पे डेटा है जो आप पूछ रहे हो, वेबसाइट पे लिखा हुआ है किस ईयर में कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया। वेबसाइट पे ऑलरेडी है इन्फॉर्मेशन, ये उस साल के वेबसाइट पे जाओगे तो लिखा हुआ है कि इस साल इस सब्जेक्ट में इतने बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो ये मैं बता रहा हूँ 99 लोगों ने जस्ट क्वालिफाई किया और इसमें 150। चलो इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मुझे लगता है कि जो SC/ST कैंडिडेट होंगे उनका कट ऑफ तो कम जाता है ना। जैसे इस बार जनरल का कट ऑफ था गेट का 26.6 इस साल, और OBC का आई थिंक 22 कितना, तो देखना पड़ेगा, मैं भूल जाता हूँ एग्जैक्टली वो गेट पे है ना। एक बार देख के बताओ किसी के पास है एडमिट कार्ड, तो ये किसी का मार्कशीट हो तो। रुको एक मिनट, रुको पहले इसका आंसर कर दें हम। तो इसमें अराउंड में चलो बता देता हूँ लगभग, चलो मैं एग्जांपल के लिए 200 लोगों का मैं बोल देता हूँ, लगभग 200। इस बार जो 2000 अभी कौन सा गेट हुआ है, 24 का हुआ है ना। तो इस बार 24 में मुझे याद है हमारे यहाँ से सुभद्रा है जिसके 200 रैंक है, बहुत सारे बच्चों के 250-300 रैंक है। इस बार ज़्यादा बच्चों ने क्वालिफाई किया मुझे लगता है क्योंकि सर पेपर इजी था। अराउंड 300 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो 2024 में अराउंड 300 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। मतलब तुम रैंक अगर कहीं देखोगे तो अराउंड 300 के आसपास तक रैंक दिखेगा तुम्हें किसी बच्चे का, ये क्वालिफाई किया है। मतलब क्वालिफाइंग एक कट ऑफ डिसाइड करती है इंस्टीट्यूट कि इस कट ऑफ से ऊपर जो बच्चा वो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके रैंक दिए जाते हैं। और इस बार एग्जाम टोटल 1500 बच्चों ने अप्रॉक्स दिया था। इवन इनसे भी 1000-1500, 1000 से 1500 बच्चे गेट का एग्जाम देते हैं। इस बार अराउंड 1400 समथिंग, एग्जैक्ट बताऊं तो मेरे पास है, मैं देख के बता देता हूं तुम्हें, मैं ग्रुप में भेज भी देता हूं तुम्हारे रेफरेंस के लिए। 1694 बच्चे ने दिया था, याद है एग्जैक्ट? 1698। ठीक है। सो पिछले साल फिर इतना रहा होगा, फिर इसका बता रहा हूँ शायद इसका। कट ऑफ था 23.9। रुको आप 1600 ये बता रहे हैं। हाँ यहाँ पे 1490 समथिंग था लास्ट ईयर, मुझे याद है। पिछले साल 1400 समथिंग था एक्चुअली, आप चेक कीजिए पिछले साल का 1400 समथिंग था, 1490 के अप्रॉक्स था। यहाँ पर 1619 हो गया। ठीक है, अब कट ऑफ बता रहे हैं OBC। इसमें कट ऑफ जो था इस साल का कट ऑफ, इस साल का कट ऑफ जनरल के लिए था 26.60 है ना। OBC के लिए 23.9, SC 17.7। और इन साल तो कट ऑफ फिक्स ही था। इन तीनों में मुझे याद है जनरल था 25, OBC था 22.5, SC/ST था 16.5। तो ये इस 21, 22, 23 इन तीनों साल ये कट ऑफ था। जनरल 25, OBC 22.5, SC/ST 16.5। और इस बार कट ऑफ ये है, ये इस बार का कट ऑफ। थोड़ा पेपर थोड़ा इजी था इस बार, तो ये इस बार का कट ऑफ था। मतलब इसके ऊपर जो बच्चे हैं मार्क्स तो वो क्वालिफाइड माने जाएंगे, तो वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए कहीं पे, वो अप्लाई कर सकते हैं MTech के लिए कहीं पे। सर गवर्नमेंट से फेलोशिप मिलती है इसके लिए? जी। सो यहाँ पे वो जानकारी है जो मैं बता रहा था आपको, वो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, एक चैट में कोई क्वेश्चन था, उसको आंसर कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ 1 by 1। ये कह रहा है कि हाउ मेनी IITs आर देयर वेयर वी कैन परस्यू PhD? ऑल IITs। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल IITs। इंडिया में 23 IITs है। ऑल IITs ऑफर PhD इन स्टैटिस्टिक्स। मैं फिर बता रहा हूँ जितनी IITs हैं, क्योंकि PhD कोर्स जस्ट इस पे डिपेंड करता है
कि जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड हो उस एरिया का प्रोफेसर वहाँ पे है कि नहीं है, इतना ही है। जैसे खड़गपुर में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, जहाँ से मैं पीएचडी अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आईआईटी खड़गपुर में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, यहाँ टोटल 40 प्रोफेसर होंगे। उस 40 में 3 प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स के हैं, सोमेश कुमार, नितिन गुप्ता जो मेरे सुपरवाइजर हैं, बुधान बनर्जी सर, ये 3 प्रोफेसर जो स्टैटिस्टिक्स के हैं। तो यहाँ जो बच्चा स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करना चाहेगा वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में ही अप्लाई करेगा। उसका जब एडमिशन होगा तो वो प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स का चुनेगा, तो उनका पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में हो जाएगी। जैसे मेरे सर के अंडर अभी 4 बच्चे हैं, सोमेश सर के अंडर अभी 3 बच्चे हैं, बुधानंद सर के अंदर फिर 4 बच्चे हैं शायद, तो 4 4 8 3 11 बच्चे अभी स्टैटिस्टिक्स के हैं खड़गपुर में जो पीएचडी कर रहे हैं। तो इसलिए हर आईआईटी में जहाँ भी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, और हर आईआईटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है ही, क्योंकि बीटेक कोर्स पढ़ाने के लिए बीटेक में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स कौन पढ़ाएगा? स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर। और जहाँ स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर है वो पीएचडी भी करवाएगा, क्योंकि उसको रिसर्च करना है। तो इसीलिए जितनी आईआईटीज़ इंडिया में हैं, अभी 23 आईआईटीज़ हैं अराउंड, एग्जैक्ट 23 है, तो ऑल 23 आईआईटी ऑफर पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स, और इन सब आईआईटी में आप अप्लाई कर सकते हो गेट स्टैटिस्टिक्स क्वालिफाई करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आईआईटी रोपर का एग्जाम्पल दिया, गुवाहाटी का एग्जाम्पल, गुवाहाटी में भी तो जितने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट कहीं भी है उस सब में स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर है ही। क्यों जरूरी है स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर होना? क्योंकि एमएससी मैथमेटिक्स में भी एक कोर्स स्टैट्स का आता है, बीटेक में स्टैट्स का कोर्स आता है, तो स्टैट्स के कोर्स पढ़ाने के लिए स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर चाहिए। और जो प्रोफेसर आईआईटी में जो रिक्रूट होते हैं वो रिसर्चर्स होते हैं एक्चुअली, है ना, तो वो रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च पीएचडी क्या है? रिसर्च ही तो है जस्ट, तो वो हमेशा स्टूडेंट लेगा। तो पीएचडी जो होता है वो तुम और सुपरवाइजर इन दोनों के बीच होता है, बाकी इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा मतलब रहता ही नहीं है वहाँ पे, है ना, मेनली 2 लोगों के बीच होता है वो चीज़ें। एनीवे, अब आता हूँ उस फेलोशिप पे जो आप कह रहे थे, उसका आंसर यहाँ पे है। ये गेट की वेबसाइट है, ठीक है, आप भी जाके खोल के देख सकते हो, gate2024.isc.ac.in, है ना। फिर देख लो फेलोशिप का। तो फेलोशिप ये बता रहा है, देखो तुम्हें क्या मिलेगा गेट के थ्रू। गेट के थ्रू तुम्हें देखो, जो एमटेक करेगा उसको मिलेगा 12,400 पर मंथ, ठीक। जो पीएचडी करेगा उसको मिलेगा 37,000 पर मंथ मिलेगा फॉर द फर्स्ट 2 years, 42,000 पर मंथ मिलेगा फॉर द 3rd, 4th, 5th ईयर। तो पीएचडी ऑफिशियली 5 साल का पीरियड है। जैसे मैं 3 साल में ही पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मुझे 3 साल की फेलोशिप मिली है। जब तक मैं पीएचडी कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं 3 साल बाद सबमिट कर सकते हो आप पीएचडी। कोई 4 साल करता है 4 साल फेलोशिप मिलेगी, कोई 5 साल तक पीएचडी करता है तो 5 साल फेलोशिप मिलेगी, कोई 6 साल पीएचडी करता है तो भी उसको 5 साल ही फेलोशिप मिलेगी। 1 साल उसको अपने घर से खर्च करने पड़ेंगे। अगर कोई 7 साल लगाता है तो 2 साल अपने घर से उसको खर्च करना पड़ेगा। सरकार 5 साल ही पैसे देगी, ठीक है, तो यही 5 साल ही है, तो आपके 5 साल फिक्स रहेंगे। ओनली 5 years वो आपको फेलोशिप देंगे गवर्नमेंट, और ये फेलोशिप स्कीम है जी। नेट क्वालिफाई करना, गेट क्वालिफाई करने में कौन सा आसान और कौन सा अच्छा है? गेट क्वालिफाई करना आसान है स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। नेट क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नेट में स्टैटिस्टिक्स को ध्यान रखते हुए पेपर नहीं बनाया गया है, ना सब्जेक्ट का डिज़ाइन किया गया है। तो नेट निकालना स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड बच्चों के लिए मुश्किल है, गेट निकालना आसान है। बात रह गई कौन सा बेटर है। पीएचडी एडमिशन के लिए गेट और नेट का बस इतना ही काम है कि वो आपको इंटरव्यू के लिए इंस्टीट्यूट पहुंचा दे, दोनों बराबर है आपके लिए। तो कोई ज़्यादा पीएचडी एडमिशन के लिए दोनों का रोल इक्वल है, कोई ज़्यादा कम नहीं है। मतलब नेट का भी रोल इतना ही है कि नेट के रैंक पे आपको शॉर्टलिस्ट करेगा वो इंटरव्यू के लिए, गेट के रैंक पे आपको शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू डिसाइड करेगी आपको पीएचडी में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, ठीक। सर, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए नेट क्वालिफाई होना जरूरी है? यस, जो आईआईटीज एनआईटीज हैं वो गेट पे पीएचडी ऑफर करती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिर्फ नेट पे ही एडमिशन देगी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गेट एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि गेट का फेलोशिप इंस्टीट्यूट देता है, और इंस्टीट्यूट ये जो रिसर्च ग्रांट्स होते हैं आई थिंक आईआईटीज के पास ही रहते हैं, तो ये लोग इंस्टीट्यूट पे करते हैं। जैसे सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करोगे तो नेट से पीएचडी एडमिशन लोगे तो सीएसआईआर जो है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, क्या है पूरा नाम सीएसआईआर का? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हाँ। तो जो सीएसआईआर है वो आपको फेलोशिप देती है, मतलब आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं वो सीएसआईआर से आते हैं नेट के थ्रू। अगर आप गेट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा वो इंस्टीट्यूट भेजेगी आपको, ये है। बाकी नेट का एक अलग एडवांटेज है जॉब के लिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन अभी ये प्रोविज़न है कि मान लो तुमने पीएचडी कर लिया तो नेट की ज़रूरत नहीं है,
स्पेशली IIT एडमिशन के लिए डायरेक्टली आपको PhD के बेस पे आपको ऑफर किया जाएगा, ये है। सर सुनने में आता है अच्छा। प्योर स्टैट्स वाले जॉब में अप्लाइड स्टैट्स वाले स्टूडेंट, जैसे आपका अप्लाइड स्टैट्स से इंफॉर्मेटिक्स होगा, तो अप्लाइड स्टैट्स वाले स्टूडेंट को बहुत जगह प्योर स्टैट्स वाले फील्ड में दिक्कत होता है जॉब वगैरह में, क्योंकि वहाँ सिर्फ मुझे माना खुद जाता है। मुझे खुद दिक्कत हो रहा है। मैं अभी एक रिसेंट तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। अभी एक वैकेंसी आई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, क्या नाम है, CUSB, हाँ, ये सेंट्रल में साउथ बिहार है। यहाँ पे एक जॉब की वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, मैंने भी अप्लाई किया था। चूंकि मेरा MSc है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स में, जो IIT बॉम्बे की डिग्री थी, उस पर मेरा डिग्री पे ये लिखा हुआ है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। तो मुझे इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया, मुझे ही नहीं, मेरे साथ के बहुत सारे जो भी लोग थे और भी एक दो दोस्त हैं, उनको शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया। मतलब मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि उनका ये कहना था कि आपका MSc स्टैटिस्टिक्स होता तब हम आपको शॉर्टलिस्ट करते। अब उन अंधे लोगों को कौन समझाए कि बात तो बराबर ही अप्रॉक्स है। अब लेकिन उनका ये कहना था कि MS स्टैटिस्टिक्स होगा तभी हम आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने मेल किया था उनको, तो रिप्लाई में आया कि MSc स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, आपके डिग्री पर लिखा होना चाहिए MSc स्टैटिस्टिक्स। हमने कहा यही डिफरेंस है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IITs वालों में, है ना। ये IIT में क्या है अप्लाइड वाले ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड के होते हैं, इसके बावजूद भी तो पता नहीं से कैसे ऐसे क्या तो मैं आप इसका कंक्लूजन बताता हूँ। तो IIT बॉम्बे में HOD को मैंने कॉल किया फ़ोन से, अभी HOD हैं आनंदवर्धन सर, तो उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है सर। तो उन्होंने कहा तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई है। तो ये इसी चीज़ को देखते हुए HOD ने मुझे बताया ये चीज़, जो IIT बॉम्बे के मैथ्स डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अब हमने ये नाम हटा दिया है। तो अभी जैम 2022 से आई थिंक 22 के बाद 23 के बाद आई थिंक, मतलब मैं कब MSc पास आउट हुआ, 2021 में पास आउट हुआ IIT बॉम्बे से मैं। MSc मेरे डिग्री पे ये लिखा हुआ है। तो अब जो भी IIT बॉम्बे से पास आउट करेगा उसके डिग्री पे यही लिखा आएगा। तो अब IIT बॉम्बे में जो कोर्स का नाम है वो MSc स्टैटिस्टिक्स ही है। तो जैम 2023 के थ्रू जो बच्चों ने एडमिशन लिया है, या जैम 2024 के थ्रू जो एडमिशन लेगा, या आगे फर्दर, तो इसी को देखते हुए उन्होंने डिपार्टमेंट ने क्या किया है, ये नाम हटा के अब उन्होंने ये नाम कर दिया है। तो अब IIT बॉम्बे में जो MSc आप जो कह रहे थे अप्लाइड स्टैट इन्फॉर्मेटिक्स, वो अब नाम है ही नहीं, वो ओल्ड नाम है। अब जो डिग्री पे जो आएगा तो उस कोर्स का नाम हो गया है MSc एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स हो गया। तो IIT कानपुर में MSc स्टैटिस्टिक्स है। को समझना चाहिए। एग्जैक्टली। स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या करता है, बीटेक वाले को MSc मैथ्स का में एडमिशन नहीं देता है, बीटेक वाले को। हाँ हाँ, IIT NITs देंगे, वही कराओ ना। तो हाँ हाँ, ये तो गलत है सर। गलत नहीं, छोटी सोच है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हैं उनकी सोच छोटी है ना, वो नैरो माइंडेड हैं। जो IITs में जो लोग, उनकी सोच बड़ी है, तो वो क्वालिटी को बीटेक वाला भी मैथ्स पढ़ता है, उसे भी एडमिशन एग्जैक्टली तो वो लोग क्या है, क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं IITs में। ये लोग क्या है, डिग्री को इंपॉर्टेंस देते हैं कि तुम्हारे पास BSc डिग्री है तभी तुम MSc कर पाओगे, बीटेक है तो MSc नहीं करने देंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। IITs में ऐसा नहीं है जी। IIT वाले तो BA के बाद भी MSc करवा देते हैं एग्जैक्टली, स्टैटिस्टिक्स में। यस, कोई बच्चा BA हिंदी में किया है ना, तो भी वो MSc स्टैट्स IIT बॉम्बे IIT कानपुर से कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब हटा रखा है इन्होंने। मतलब एग्जैक्टली आप अपॉर्चुनिटी तो दो। क्वालीफाई कर रहे हो तो आपके पास नॉलेज है, बात खत्म। हाँ एग्जैक्टली यही चाहिए। लेकिन वही अब कौन समझाए इन लोगों को, ये है कि अब, और ये रिक्रूट भी उनको ही कर रहे हैं। मान लो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर हम जैसे लोगों को रिक्रूट करते तो हम वहाँ कुछ उस तरह के नियम बनाते फ्यूचर में। अब हम जैसे लोगों को जाने नहीं दिया वहाँ पे, तो वहाँ कौन पहुँचे हैं, जो उनके ही सोच के लोग हैं, जो पहले से जिस सोच के लोग वहाँ बैठे हैं। रिक्रूट किनको किया, जो वही किसी यूनिवर्सिटी से MSc किया उन लोगों को रिक्रूट किया, IIT वालों को रिक्रूट ही नहीं किया उन्होंने। तो उससे क्या हुआ कि जो सिस्टम पहले चलती आ रही वही चलती रहेगी, ये चीज़ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए CSIR नेट जरूरी है ना? यस, MSc प्लस CSIR नेट क्वालिफाई करना जरूरी है जॉब के लिए। बट आई थिंक PhD के बाद वेवर है। PhD अगर आपने कर लिया तो नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है जॉब के लिए, PhD के बाद। सर अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, तो सोच रहे एक साल ड्रॉप लेके प्रॉपर जैम की तैयारी कीजिए, साथ में गेट की। तो अभी क्योंकि अभी तो 7-8 महीने बचे हैं, इतना अच्छा बेसिक रहा नहीं है, जैम में भी मुश्किल ही है जो क्लियर हो। तो एक साल ड्रॉप लेके गेट और वे जैम दोनों देने के लिए सही रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल,
आप जैम गेट एक साथ दे सकते हैं। गेट 3 साल तक वैलिडिटी है। जैसे जो लोग अभी एग्जांपल के लिए गेट 2024 जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया तो वो 2024 में भी हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी एमटेक के लिए 2025 में भी अप्लाई कर सकते हैं इसी रिजल्ट पे, 2026 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट का रिजल्ट अगले 3 साल तक वैलिड है, जैम का रिजल्ट जस्ट उसी ईयर वैलिड है। तो है ना, तो ये है गेट। अगर आप अभी क्वालिफाई कर लेते हो 2 साल में एमएससी कर लोगे तो उसके बाद भी उसको यूज़ कर सकते हो आप, और बीच में गेट बार बार दे सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ ये पॉसिबल, आप जैम की अच्छे से तैयारी करो ठीक से तो गेट भी निकल जाएगा। जो जैम का फुल सिलेबस है, जैम का जो 100% सिलेबस है 100%, वो गेट में 65% है। ठीक, मतलब वो पूरा 65 मार्क्स का है गेट में। गेट 100 मार्क्स का एग्जाम है तो 65 मार्क्स के क्वेश्चन वही आएंगे जो जैम का 100 मार्क्स का सिलेबस है फुल मार्क्स का। तो जो बच्चा जैम की तैयारी ढंग से करता है तो उसके 65 मार्क्स की तैयारी यहाँ हो गई, प्लस गेट में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है। तो फिर एप्टीट्यूड के लिए बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं, बेसिक चीज़ें हैं, आपके लॉजिकल थोड़े से रीजनिंग ठीक है तो आप इजीली 10 में से 7-8 क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे। तो मतलब 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, 65 मार्क्स जैम वाला जो गेट में है सिलेबस, तो 80 मार्क्स आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी जो 20 नंबर के हैं वो 4 टॉपिक है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस, रिग्रेशन, नॉन पैरामेट्रिक और एक क्या रह गया, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये 4 टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है, जिसके अराउंड 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के अप्रॉक्स आते हैं इस टॉपिक से। तो इस बैच में मैं वो सारे टॉपिक, मैं इस बैच में गेट का 100% सिलेबस कराऊंगा। 100% मतलब जैम वाला, पिछले साल जैम गेट 7 कोर्स चलाया था मैंने, तो पहले जैम का सिलेबस पढ़ाया फिर गेट का पढ़ाया। अब ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार मैं ये फॉलो करूंगा। तो जैसे इस बार क्या है, मैं इसको फॉलो करूंगा। जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रहा था तो स्कोप है, स्कोप समझ आ गया ना सबको, ये 3 स्कोप है। बाकी मैं आ जाता हूँ सिलेबस पे। सो इस बार जैसे मैं मतलब 100% सिलेबस कराऊंगा इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो क्योंकि वैसे जैम के साथ कराने में उतना अच्छा हो नहीं पाया लास्ट ईयर, मुझे खुद ऐसा लगा कि मतलब गेट वालों के साथ उतना जस्टिफिकेशन मतलब जस्टिफाई नहीं हुआ। तो इसमें है कि अब अलग से पढ़ा रहे हैं तो इसमें सिर्फ मेरा फोकस गेट ही रहेगा। उसमें क्या है, जैम के चूंकि मेरे पास 400-500 बच्चे होते हैं, पिछले साल थे, गेट के 150-200 बच्चे थे, तो इसीलिए ज़्यादा फोकस जैम पे था कि जैम में ज़्यादा बच्चे हैं इस तरह से। तो अभी ये गेट का अलग बैच है तो हम लोग प्रॉपर गेट पे फोकस करेंगे इस बैच में। गेट वाले बैच के बारे में बताइए कि सिलेबस का सर सीक्वेंस कैसे रहेगा, चैप्टर किस सीक्वेंस में चलेगा। जी जी जी, और टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज किस सीक्वेंस में रहेगा। हाँ हाँ हाँ, 1 बाय 1 जो क्वेश्चन पूछोगे सबका आंसर करेंगे। 1 मिनट, तो आपका है कि कैसे चलेगा। ये क्या पूछ रहे हैं, गीतांजलि पूछ रही हैं, सर व्हेन विल द प्रोबेबिलिटी लेक्चर स्टार्ट। अभी स्टार्ट होगा, अगर ये अभी कहानी खत्म हो जाए हमारी तो ठीक है ना। पढ़ाने के पूरे चीज मैं बोल रहा हूँ, पहले एक बार देख लो तुम गेट की तैयारी क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन ये है, मतलब मैं ये तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ, फर्स्ट लेक्चर है अभी, तो इसमें तुम ये देखो तुम जैम की तैयारी क्यों कर रहे हो। पहली बात, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछो कि सॉरी गेट की तैयारी क्यों कर रहे हो, मतलब गेट से क्या होगा। तो तुम्हें या तो पहले से जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या कर सकते हैं। फिर और इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड जैसे क्वेरीज लोगे तो ये मैं क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ, पहला लेक्चर है तो जस्ट ये मैं क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये हालांकि ये लेक्चर 0 नाम से मैं इसको अपलोड करूँगा। और आपका ये क्या होगा, इस बैच होगा, बैच क्या नाम दूँ, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ इस सेशन में। तो अभी मैंने बैच 00 चलाया था, बेसिक पढ़ाया था NCERT से, ठीक है। अभी मैं बैच 01 कराया था जिसमें बेसिक ही कराया मैंने, लेकिन IIT JEE के क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस किए थे, यहाँ NCERT डिस्कस किए थे। अभी मेरा जैम 02 स्टार्ट हुआ है, ये जैम का बैच है, जैम 2025 का। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है 1 मई को, और अगला मैं अभी स्टार्ट करूँगा, ये बैच 3 नाम रखूँगा, जैम 2025 का ही होगा, जो 1 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये जैम 1 जून से स्टार्ट होगा। तो इसका टाइम अभी चल रहा है 8 to 9:30 PM, और इसका टाइम रहेगा 6:30 to 8 PM, ठीक है ना। तो ये जैम का ही बैच रहेगा, बैच 3। तो आप लोगों का जो बैच होगा ये बैच 4 नाम दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये रहेगा गेट ST 2025, ठीक है ना। तो ये अभी स्टार्ट करें 1 मई से, और गेट का एक ही बैच रहेगा इस साल, 2 बैच नहीं चलाऊंगा। तो इसका टाइम मैंने बताया जैसे 9 to कितना टाइम है, 9:30 ना, 9:30 to 11 PM, है ना। और इसके अलावा डाउट क्लास तो डेली है, तो डाउट क्लास में कोई बच्चा ज्वाइन कर सकता है 11 से 12, ये डेली का टाइम होगा रात को। और अगर सैटरडे संडे में
सैटरडे संडे में 5 बजे से 6:30 बजे ये डाउट क्लास का टाइम रहेगा, ठीक है ना। ये डेली 11 से 12 रात को डाउट क्लास है, और सैटरडे संडे में 5 to 6:30 PM डाउट क्लास। डाउट क्लास में आप कुछ क्वेरीज पूछ सकते हो करियर से रिलेटेड, या जो भी आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैं आप लाइव क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, आपने फीस पे किया, तो आप, क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी रही है और मैंने जर्नी में बहुत कुछ देखा, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपको कुछ क्वेरीज हो करियर से रिलेटेड या जो भी हो एग्जाम से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हो, या आपके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे वो पूछ सकते हो, डाउट में कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो ये शेड्यूल रहेगा। अब आते हैं, तो आपका ये जो वीडियो अपलोड होगा ये बैच 4 के नाम से अपलोड होगा, ठीक है ना। बैच 4 का टाइमिंग क्या बताएं? बैच 4 का टाइमिंग जो अभी चल रहा है, अभी क्या टाइम चल रहा है? 9:30 to 11 हाँ 9:30 to 11, तो ये टाइम रहेगा आपका। और 11 to 12 डाउट क्लास रहेगा। हाँ 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 9:30 to 11 PM ये आपका डेली का इस बैच का टाइम, बैच 4 का टाइम, जो आपका बैच 4 है, जो गेट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, इसमें 100% सिलेबस कवर करेंगे, तो ये बैच 4 है। और डाउट क्लास 11 से 12 रात को, इसके बाद डाउट क्लास होगा सबके लिए होगा वो, तो ये है, ठीक है ना। तो अब आते हैं क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे, सर मैं एक सवाल पूछिए पूछिए। सेगमेंट के बारे में। जी जी मान लो मेरा इंटरेस्ट है स्टोकेस्टिक में, लेकिन मैंने जिस आईआईटी में एडमिशन लूंगा पीएचडी के लिए, वहाँ पे कोई प्रोफेसर नहीं होगा, तो वो देख के वो करना पड़ेगा, या वो सब्जेक्ट जहाँ है वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? जी, देखो आपको देखना पड़ता है, जैसे एग्जांपल के लिए खड़गपुर में भी 3 प्रोफेसर हैं। मेरे सर रिलायबिलिटी में काम करते हैं, सोमेश सर का काम जनरली इन्फ्रेंस में है, और बुधानंद सर का काम है उनका कुछ मैथमेटिकल डेटा एनालिसिस ऐसा कुछ है, मतलब डेटा साइंस फील्ड में लगा लो उनका है। तो इस तरह से अब किसी बच्चे को टाइम सीरीज एनालिसिस में पीएचडी करनी है, वो खड़गपुर में मान लो इंटरव्यू दिया, तो पहले तो इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें एक तो डिसाइड करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट में इंटरव्यू देना चाहते हो। तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हें भले टाइम सीरीज एनालिसिस में पीएचडी करना है, लेकिन तुम इंटरव्यू चाहो तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में दे सकते हो, मतलब वहाँ बोल सकते हो कि मुझे स्टोकेस्टिक प्रोसेस में से आप क्वेश्चन पूछो मुझे। इंटरव्यू में पूछते हैं वो कि किस सब्जेक्ट में तुम कंफर्टेबल हो, मतलब किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछूं तुमसे, तो आप वहाँ कुछ और सब्जेक्ट बोल सकते हो, अब बाद में पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हो। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, आपका क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट स्टोकेस्टिक प्रोसेस में है और वहाँ स्टोकेस्टिक प्रोसेस का कोई प्रोफेसर ही नहीं है, तो क्या करोगे। तो वहाँ आप पहले तो ये डिसाइड करोगे किसके अंडर आप पीएचडी करोगे। अब उनसे आप पूछ सकते हो कि सर मुझे स्टोकेस्टिक में इंटरेस्ट है, मैं इसमें करना चाहता हूँ। तो ज़्यादातर प्रोफेसर का आंसर होता है इट्स ओके, मुझे आता नहीं है लेकिन मैं आपके साथ मैं भी सीख लूँगा, एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसा होगा कि आपको करना खुद ही होगा, प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि उनको खुद नहीं आता है, क्योंकि उनका रिसर्च एरिया नहीं है। बट यू कैन डू पीएचडी इन योर ओन इंटरेस्ट एरिया, आपको खुद एक्सप्लोर करना है, खुद करना है, जहाँ तक प्रोफेसर हेल्प कर पाएगा वो करेंगे, ये चीज़ है, ठीक है। बट उसके लिए आपको प्रोफेसर को पूछना पड़ेगा। कुछ प्रोफेसर ऐसा होता है कि वो आपको कहेगा मैं जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ उसी पे काम करो, तो वो प्रॉब्लम वही देगा जो उनके रिसर्च एरिया का है, तो आपको उनके एरिया में ही काम करना पड़ेगा। अभी मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी मेरा स्टूडेंट है गेट 2024 जो क्वालिफाई किया है अभी, कुछ लोग जानते भी होंगे, अर्पण सन्याल, ठीक है। इसके इस बार रैंक है 27, ठीक है। ये आईआईटी गुवाहाटी से ये भी पीएचडी कर रहा है, ये आईआईटी गुवाहाटी से, ये पहले ही इसका एडमिशन हो गया था बिकॉज ऑफ ये चूंकि आईआईटी तिरुपति से एमएससी किया है। तो आईआईटी में एक स्कीम होती है कि जो बच्चा आईआईटी किसी भी आईआईटी से एमएससी किया हो, उसके एमएससी में 8+ सीजीपीए है, तो उसको किसी भी आईआईटी में डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिलेगा बिना नेट और गेट के, इंटरव्यू देना पड़ेगा लेकिन। तो उसको इसके थ्रू एडमिशन मिला है, तो ये ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है, पिछले साल एडमिशन ले लिया था। तो ये आईआईटी गुवाहाटी से पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है, ठीक है, और इसने एमएससी किया है आईआईटी। हाँ मैं एग्जांपल देता हूँ एक, थोड़ा रिपीट करिए जो सीजीपी वाला बात आपने बोला। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अर्पण जो है ना, ये 2023 में ही पीएचडी आईआईटी गुवाहाटी में एडमिशन हो गया इसका ना तो गेट क्वालिफाइड है ना ही नेट क्वालिफाई है, ठीक। तो क्वेश्चन है एडमिशन कैसे हुआ, यही ना। तो उसके लिए एक तीसरी क्राइटेरिया है कि कोई बच्चा किसी आईआईटी से एमएससी किया हो, किसी भी आईआईटी से, ठीक, और उसके एमएससी फ्रॉम आईआईटी, एनी आईआईटी, उसके सीजीपीए मोर देन 8 है, ठीक है, तो वो बच्चा पीएचडी कर सकता है फ्रॉम एनी आईआईटी विदाउट गेट और नेट।
मतलब यूनिवर्सिटी वाले के पास ऐसा ऑप्शन नहीं। नहीं नहीं नहीं, तो मतलब ये यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है 8+ CGPA इज इक्विवेलेंट टू क्वालिफाइंग गेट और क्वालिफाइंग नेट, ये IIT वाले मानते हैं। ठीक, तो अगर 8+ CGPA है तो नेट नहीं भी है गेट नहीं भी है तब भी वो सेम प्रोसेस से जाएगा जिससे आप लोग नेट गेट क्वालिफाई करके जाओगे। तो वो इंटरव्यू दिया, उसने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्वालिफाई हो गया, तो उसको इस प्रोसेस से IIT गुवाहाटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन हो गया। PhD वो स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है। अब इनको जो अब अलग अलग IIT के अलग अलग सिस्टम है। कुछ IIT में 1 साल बाद गाइड अलॉट होता है। एग्जाम्पल के लिए IIT बॉम्बे में 1 साल का कोर्स वर्क है, उसके बाद गाइड आप चुनोगे, मतलब आपको म्यूचुअली डिसाइड करना है किसके अंडर PhD करना है। कुछ इंस्टीट्यूट में, खड़गपुर में क्या सिस्टम है, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगी कि मुझे किस मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं शुरू में जब खड़गपुर आया था तो मेरा मन था सोमेश सर के अंडर PhD करने का। ठीक, लेकिन मुझे अलॉट हुआ ऑफिशियली नितिन गुप्ता सर, जिसके अंडर मैं PhD कर रहा हूँ। तो मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है कि आपको किसके अंडर, क्योंकि जिनके अंडर वैकेंसी होगी उनके अंडर मिलेगा। उस समय सोमेश सर के अंडर वैकेंसी नहीं थी, उनके अंडर ऑलरेडी 4 स्टूडेंट थे पिछले, जब मैं एडमिशन 2021 में लिया, तो वो उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, तो वो एडमिशन ले नहीं सकते मुझे। तो जिनके पास वैकेंसी थी मुझे उनको अलॉट किया हुआ मुझे, तो मैं उनके अंडर PhD किया। ठीक है, तो मैं इनका बता रहा था। अब ये क्या सेम इसके साथ हुआ। इसको IIT गुवाहाटी में अभी एक सर है, नाम मैं लेऊंगा छोड़ो क्योंकि थोड़ा हो जाएगा, तो उनके अंडर अलॉट हुआ जिनका स्टोकेस्टिक प्रोसेस रिसर्च एरिया है, और इसको उसमें इंटरेस्ट नहीं था अर्पण को कि मुझे उसमें नहीं करना है। तो उन्होंने दूसरा प्रोफेसर वहाँ पे ऑफिशियली, मैं भी यहाँ पे कर सकता था, चेंज का प्रोसीजर होता है कि अप्लाई करो फिर वो प्रोसीजर होगा, फिर अगर तुम एग्री हो जाता है प्रोफेसर तो इसने वहाँ पे डिपार्टमेंट को बोला कि मुझे उनके अंडर PhD नहीं करना है, तो मुझे चेंज करना है गाइड। तो मुझे उसने फ़ोन किया था कि सर मुझे चेंज करना, मैं क्या करूँ, तो मैंने बताया उसको। तो अभी जिनके अंडर कर रहा है शायद उनका बायोस्टैटिस्टिक्स उनका रिसर्च एरिया है, तो उनके अंडर वो PhD कर रहा है। तो ऑफिशियली डिपार्टमेंट ने HOD वो कर देता है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, उसको वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, तो तुम बोल सकते हो या तो मैं छोड़ दूंगा या फिर मुझे गाइड चेंज करो। तो इंस्टीट्यूट नहीं चाहते कि तुम छोड़ के जाओ, तो वो तुम्हें चेंज करेगी, या चेंज का प्रोसीजर रहता है, मतलब ऐसा नौबत नहीं आती कि इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़े तुम्हें, ये चीज़ है। तो समझ आया आपको, क्या आपका क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं? हाँ हाँ, एक करके। IIT में प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन क्या होती है? सब लोग PhD होते हैं, PhD के बाद ही IIT में जॉब मिलता है, बिना PhD का नहीं मिलेगा। PhD के बाद कुछ लोग एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो IIT में जो जनरली प्रोफेसर होते हैं PhD + 3 ईयर उनके पास एक्सपीरियंस होता है कहीं का। जैसे मैंने अभी PhD कंप्लीट किया है, जस्ट अभी मेरा जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं 3 साल का कहीं से एक्सपीरियंस लूँगा। जैसे अभी मैं BIT में जॉब कर रहा हूँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में, मैं यहाँ 3 साल जॉब करता हूँ। 3 साल बाद मैं किसी IIT में अप्लाई कर सकता हूँ, तो वहाँ मैं परमानेंट फैकल्टी बन सकता हूँ। तो ये है जी, 1 by 1 सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर कोई लड़का 8 CGPA 9 CGPA पाता है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन PhD में लेने की कहीं चांस है? वो वहाँ कोई ऐसा कोई वहाँ क्राइटेरिया नहीं बताया, नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले लोगों की थोड़ी सोच छोटी है, तो वैसा कोई वहाँ क्राइटेरिया नहीं है सर जी। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम अंडर PhD कर सकते हो IIT में? हाँ हाँ, जहाँ पे उस एरिया के प्रोफेसर है जो बायोस्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करते हैं, तो उनके अंडर आप कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, तुम अभी चाहो तो गूगल कर लो। नीरज जोशी नाम का एक लड़का है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD स्टैटिस्टिक्स में किया है, किन के अंडर किया मैं भूल गया, उनका नाम था अजीत चतुर्वेदी सर, हाँ, उनका रिलायबिलिटी रिसर्च एरिया है। तो नीरज जोशी अभी IIT दिल्ली में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिनका रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स है, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD किया है स्टैटिस्टिक्स में। अब वो IIT दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है परमानेंट। दूसरा एग्जाम्पल, IIT तिरुपति में एक प्रोफेसर हैं, नाम ना बहुत भूलता हूँ मैं, वो एक्चुअल प्रोफेसर IIT चेन्नई में है, क्या है, मेरे रिसर्च एरिया उनका कॉमन है, मैं उनके पेपर्स पढ़ता रहता हूँ। सो उनका और मेरा कटुमनिल सर, हाँ, सुधीश कुमार कटुमनिल सर हैं, तो वो ISI चेन्नई में प्रोफेसर परमानेंट है, लेकिन वो IIT तिरुपति में भी गेस्ट फैकल्टी हैं। तुम सर्च कर सकते हो सुधीश कुमार कटुमनिल, जो भी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ डाउट हो गूगल कर लो, सब मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि है ना आजकल ज़माना ये है, तो उससे कभी अगर गलत भी बोल दूँ तुम करेक्ट करना, मैं बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है ना।
तो यू कैन जस्ट वेरीफाई, जो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप, और कभी गलत हो तो बताना। कोर्स आईआईटी मुंबई से करने के बाद कॉर्पोरेट में अच्छा खासा जॉब मिल जाता है, तो फिर आपने गवर्नमेंट सेक्टर जाने का मतलब आजकल स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बीटेक मैकेनिकल वाले लोग उधर जा रहे हैं अदर ब्रांचेस, तो आपने फिर भी कॉर्पोरेट छोड़ के एक इमर्जिंग फील्ड को जहाँ कॉर्पोरेट में ज़्यादा स्कोप और ज़्यादा पैसा है। आजकल एआई का जमाना मैं आंसर देता हूँ आपके क्वेश्चन, मैं समझ गया। तो इंटरेस्ट की बात है, मुझे उसमें एक तो नहीं जाना है कॉर्पोरेट फील्ड में, हाँ, तो पहले टीयू वाला बात रह गया, वो उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ, तो एक मैं नीरज जोशी का एग्जांपल दिया था। नीरज जोशी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है आईआईटी दिल्ली में, स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर है वो, जैसे बताया हर आईआईटी में स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर है, तो वो है। दूसरा एग्जांपल सुधीश कुमार कटुमनिल सर हैं, जो आईएसआई चेन्नई में प्रोफेसर हैं, आईआईटी तिरुपति में गेस्ट फैकल्टी हैं वो। उन्होंने पीएचडी किया है, सीयू सैट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पे सीयू सैट, कहाँ पे है, केरला में है। सीयू सैट का फुल फॉर्म देखो, आई थिंक सीयू सैट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ है, ये केरला में है, ठीक है। तो वहाँ कोची में, यस, कोचीन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐसा हो सकता है, तो ये कोची में है। यहाँ से उन्होंने एमएससी और पीएचडी किया है कटुमनिल सर ने, अभी वो आईएसआई में प्रोफेसर है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अभी मैं आईआईटी बॉम्बे का जिक्र कर रहा था। आईआईटी बॉम्बे का जो अभी एचओडी हैं, आईआईटी बॉम्बे में जो मैथ्स डिपार्टमेंट के अभी करेंट एचओडी तुम अगर गूगल करोगे तो जाके मिलेगा, यू अनंतवर्धन सर है, ठीक है। तो ये अभी आईआईटी बॉम्बे मैथ्स डिपार्टमेंट एचओडी है। इन्होंने पीएचडी किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से। तो ये जो मिथ है दिमाग में कि आईआईटी में प्रोफेसर बनने के लिए आईआईटी से पीएचडी चाहिए, जरूरी नहीं है। पोस्ट डॉक विदेश से होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। पीएचडी बाहर से आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तुम्हें उम्मीद देता हूँ 4-5 साल बाद मैं भी किसी आईआईटी में प्रोफेसर मिलूंगा, ये है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें आईआईटी में प्रोफेसर बनने के आईआईटी से ही पीएचडी चाहिए या आईआईटी में ही वो चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो एडवांटेज है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट में आपके अंदर कितना नॉलेज है, आपने रिसर्च कैसा किया है, ये देखा जाता है। सुटेबिलिटी मेनली रिसर्च देखते हैं कि रिसर्च प्रोफाइल आपकी कैसी है, आपका एकेडमिक प्रोफाइल कैसा है, आपके अंदर नॉलेज कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है, सर कॉर्पोरेट में ना जाके हाँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट एक्चुअली मैं बिहार के गांव से आता हूँ, तो बचपन से जो कि टीचिंग मैं 2010 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब समहाउ छोटे पहले 9-10 पढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अभी नेट गेट तक पढ़ा रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे लेवल इंक्रीज हुआ, तो मतलब जैसे मान लो 2010 से लेके 12 तक मैं 9-10 पढ़ाया, 12 में 11-12 पढ़ाना शुरू किया, 12 से लेके 19 तक मैं 11-12 IIT JEE पढ़ाता था। उसी समय 2017 में मैं कैरियर एंडेवर में जॉब शुरू किया था दिल्ली में, तो वहाँ मैं जैम मैथमेटिक्स पढ़ाया 17 से 19। फिर 19 में मैंने जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, जब मैं आईआईटी बॉम्बे में MSc स्टैट शुरू किया तो जैम स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया। फिर जैम स्टैटिस्टिक्स के बाद गेट स्टैटिस्टिक्स, अभी नेट भी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो इस तरह से जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ हुआ, लेवल मेरा इंक्रीज़ होता गया, तो टीचिंग से मुझे 2 चीज़ें मिली, एक तो नॉलेज, दूसरा पैसा, ठीक है ना। मैं 2 चीज़ें कमाया टीचिंग करके, है ना, पैसे भी आए और ज्ञान भी आया। तो ये चीज़ें हैं, है ना, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। हाँ हाँ, प्लेसमेंट मैं फिर से बताया, मेरा इंटरेस्ट क्योंकि मैं टीचिंग बहुत पहले से कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में है और मैं टीचर ही बनना चाहता हूँ। तो आईआईटी बॉम्बे में कॉर्पोरेट का भी ऑप्शन है, एकेडमिक का भी ऑप्शन है। तो आईआईटी बॉम्बे में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। जैसे आईआईटी बॉम्बे में जब MSc स्टैट्स किया मैंने वहाँ पे, तो वहाँ पे प्लेसमेंट में बहुत सारी कंपनीज आई, जैसे यूनिवर्सिटीज़ भी आई, जैसे थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जो पटियाला में, जहाँ पे हरीश गर्ग सर प्रोफेसर है, वो इंस्टीट्यूट भी आई थी प्लेसमेंट में। सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में, शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी वो भी आई थी। कीट भुवनेश्वर में वो आती है, या जितने भी टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये लोग प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं IITs में। तो मैंने भी इन इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया था, तो मेरा प्लेसमेंट भुवनेश्वर में हुआ था। शिक्षा व अनुसंधान यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, सोआ यूनिवर्सिटी, IITER कॉलेज है वहाँ पे। तो उसमें मैं 1 साल, अराउंड 1 साल नहीं 6-7 महीने जॉब भी किया था 2021 में। PhD खड़गपुर ज्वाइन करने से पहले मैं वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था, 6-7 महीने वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर था मैं। तो वो जो जॉब लगी थी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो सीधा बॉम्बे से प्लेसमेंट के थ्रू लगी थी, बिना नेट गेट के। मेरे साथ 3 लोग, एग्जाम एक और देता हूँ, रुको, यहाँ पे मैं निखिल जायसवाल का जिक्र कर रहा था ना। किसी कॉर्पोरेट कंपनी में नहीं बैठे थे? नहीं, मैं बैठा ही नहीं एग्जैक्टली, मैंने कभी इन कॉर्पोरेट में ट्राई नहीं किया। मैं इसका एग्जांपल दे रहा था ना, ये निखिल जायसवाल मेरा IIT बॉम्बे का क्लासमेट था, और ये उसी मेरे साथ इसका भी प्लेसमेंट हुआ था, हम दोनों का प्लेसमेंट हुआ था। तो ये वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर था 2021 से लेकर 2024 तक, अभी तक
जब वो पीएचडी अब ज्वाइन किया है गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी में ज्वाइन करने से पहले वहाँ पे 3 साल इसने जॉब किया है। सो उसी यूनिवर्सिटी में इसका ही प्लेसमेंट हुआ था सेम, ये चीज़ है। तो मुझे कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने अप्लाई नहीं किया। मेरे क्लास वालों का प्लेसमेंट बहुतों का हुआ, 20 लाख 30 लाख 35 लाख होता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट कॉर्पोरेट में था ही नहीं, तो मुझे उधर जाना ही नहीं था। मुझे पता है कि अब बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी थे उसमें, तो जो बताते थे कि कॉर्पोरेट में पैसे तो बहुत है लेकिन फीस कम है, और दूसरा मेरा टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं इधर चुना। मैं उधर जाने का सोचा ही नहीं एक्चुअली, इसलिए ट्राई नहीं किया मैंने, मतलब इंटरव्यू भी नहीं दिया। मैं उन कंपनीज़ में अप्लाई नहीं करता था। आईआईटी बॉम्बे का ऑप्शंस रहता है, हज़ारों कंपनीज, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अप्लाई करो, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो मैं उसमें अप्लाई नहीं करता था। ये सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जैसे आपने बोला आपका वर्क और पीएचडी पेपर उसके लिए मायने रखते हैं, जी ठीक है, तो वो जो क्राइटेरिया है पेपर का, वो आपका नॉलेज वर्ड वाइड वो कैसे डिसाइड होता है? जी अभी तो मैं सब नया कुछ तो ऐसे फॉर्मूला वगैरह तो मैंने तक नहीं देखा, लेकिन वो डिसाइड कैसे होता है? देखो, तो वो होता है जर्नल्स की क्वालिटी पे। ये जैसे स्टैटिस्टिक्स में अराउंड टॉप के 250 जर्नल्स हैं। अब उन जर्नल्स में क्वालिटी आप देखोगे, अगर आप वेबसाइट खोलोगे ना, तो ये जर्नल्स को ना जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। Q1, ये Q1 है, क्वार्टाइल 1, Q2, Q3, Q4, ये है। आप जानते होंगे, इस तरह वर्ड सुनते होंगे आप कि SCI पेपर, स्कोपस, इस तरह के पेपर्स, ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो Q1 क्वालिटी के जर्नल्स, कुछ जर्नल है जो फर्स्ट क्वार्टाइल में आते हैं। तो इस जर्नल में आपका पेपर पब्लिश होता है, तो मतलब आपके रिसर्च बहुत अच्छे हैं। कैसे पब्लिश होता है? मैं मान लो कोई रिसर्च पेपर मैं लिखा अभी, अब मैं जब पेपर लिखूंगा तो मुझे अंदर से ये फीलिंग आएगी कि पेपर किस लेवल की है। तो मैं सोचा कि चलो मैं किसी Q1 जर्नल में भेज देता हूँ। मैंने सबमिट किया, वहाँ रिव्यूअर्स होते हैं, 3-4 प्रोफेसर्स होते हैं जो रिव्यू करते हैं। पहले तो जाता है एडमिनिस्ट्रेटर के पास, फिर एडिटर होता है। तो एडिटर क्या करते हैं, वो पेपर पढ़ते हैं, उनको लगता है सूटेबल है काम, तो वो आगे रिव्यूअर को भेजते हैं, है ना। एडिटर पहले देखते हैं, एडिटर जो कोई बहुत ओल्ड प्रोफेसर होते हैं, तो एडिटर भेजते हैं रिव्यूअर्स को। रिव्यूअर्स 3-4 महीने का टाइम लेते हैं, रिव्यू करते, पेपर पढ़ते हैं, समझते हैं। उनको लगता है, एडिटर पहली बार डिसाइड करता है कि वापस भेजना है या आगे भेजना है। तो अगर आपको एडिटर को लगा ठीक पेपर नहीं है, मतलब उस क्वालिटी का नहीं है, जर्नल के लेवल को मैच नहीं कर रहा है आपका रिसर्च पेपर, तो वो रिटर्न भेज देगा रिजेक्ट करके, है ना। जैसे मैंने अभी तक 10-12 पेपर लिखे हैं, उसमें 3-4 मेरे रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्ट पड़े हुए हैं, 5 पब्लिश हो चुके हैं, 1-2 और पब्लिश होगा। तो इस तरह से है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ Q1 का, तो मैंने वहाँ सबमिट किया, एडिटर ने या तो रिजेक्ट कर दिया या वो आगे पास करेगा रिव्यूअर्स को। रिव्यूअर्स देखा, रिव्यूअर को ठीक लगा तो वो रिजेक्ट करके या तो वापस भेजेगा या वो आगे पास करेगा। तो रिव्यूअर्स को लगा कि ये जर्नल के लायक पेपर है, तो वो आपको रिवीजन भेजता है, मतलब वो भेजता है कि थोड़े बहुत जो माइनर मिस्टेक्स हैं उसको आप ठीक कर दो तो हम पब्लिश हो जाएगा, तो फिर वो पब्लिश हो जाता है। तो ऐसा डिसाइड होता है। अब मान लो ऐसा हुआ कि Q1 वालों ने मेरे पेपर रिटर्न भेज दिया कि नहीं, आपका जो पेपर है वो हमारे जर्नल क्वालिटी को मैच नहीं करता है, तो मैं क्या सोचूंगा, चलो मैं Q2 में भेज के देख लेता हूँ। यहाँ पर रिजेक्ट हो गया तो मैं चलो Q3 में भेज के देख लेता हूँ या Q4 में भेज के देख लेता हूँ, इस तरह से। अब कहीं भी पब्लिश नहीं हो रहा है तो मैं एंड में कोई कॉन्फ्रेंस में उसको पब्लिश करवा दूंगा। तो आप देखते हो कॉन्फ्रेंस हर जगह होते रहते हैं, तो कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी होते हैं जिसके बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरह से है। तो ये डिसाइड करता है आपके रिसर्च की क्वालिटी क्या है। तो इसमें इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है, है ना। आप छोटे इंस्टीट्यूट से हो के अच्छा जर्नल पेपर पब्लिश करवा सकते हो, और आप अच्छी जगह पब्लिश करवा पा रहे हो, मतलब यू हैव अ गुड क्वालिटी, ये चीज़ है। हाँ, मैंने मतलब एक दोस्त बताया था, मेरे को पता नहीं सच है कुछ लोग पैसे देके भी पेपर पब्लिश। हाँ, ये सब चलता है, लेकिन उसमें दिख जाएगा। जैसे मैं अभी आपको दिया था इंटरव्यू, मैं बोला कि इंटरव्यू आप दोगे, जैसे आपका तो ये पेपर ऊपर तो शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया है, आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, अच्छे रिसर्च पेपर होने चाहिए, आपके अच्छा टीचिंग स्किल होनी चाहिए। 3 चीज़ें मेनली देखते हैं वो लोग। जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो इनका जब इंटरव्यू हुआ था, इनका 2 राउंड में इंटरव्यू हुआ था। पहला राउंड में मुझे इन्होंने, एक तो रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है, उसमें बताना होता है कि आपने क्या क्या रिसर्च किया है, फिर वो सामने से काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आपने किसी को पैसे दे के पेपर मान लो लिखवाए हैं, तो वो तो 2 सेकंड में पता चल जाएगा ना। अगर मैं उससे 4 क्वेश्चन उठा के पूछ लिया आपको उस पेपर से, और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, सो मीन्स व्हाट, कुछ तो गड़बड़ है ना, तो वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे आप। तो जो रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है, आपको जाके वहाँ प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि आपने क्या रिसर्च किया है, फिर वो सामने जो प्रेजेंट फैकल्टी है वो वहाँ पे होते हैं। क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी इंटरव्यू दिया है, तो
उसमें फैकल्टीज़ वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं रिसर्च से रिलेटेड, यहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों आइडिया आया है, किस तरह से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वहीं पता चल जाएगा कि पेपर आपने लिखा है या किसी ने पैसे दे के छपवाए हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर दूसरा उसके बाद टीचिंग स्किल चेक करते हैं वो कि आपकी टीचिंग स्किल कैसी है। तो आप टीचिंग प्रेजेंटेशन देते हो, कोई टॉपिक पढ़ा के दिखाते हो, तो उनको लगता है टीचिंग ठीक है। फिर वो इंटरव्यू में प्रॉपर क्वेश्चन आपसे अलग पूछते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड हुआ। फिर सेकेंड राउंड में वापस एक्सटर्नल बुलाया जाता है। जैसे मेरा इंटरव्यू जब यहाँ हुआ था तो IIT कानपुर में प्रोफेसर है देवाशीष कुंडू सर, वो मेरे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे जहाँ अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वो मुझसे उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछे। तो एक्सटर्नल बुलाए जाते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट, वो फिर इंटरव्यू लेते हैं आपका सेकेंड राउंड में। जब आप फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करते हो तब जाके उनके अपने फैकल्टीज़ भी होते हैं आपकी, तो इसके बाद जाकर सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं कि पेपर आपने पब्लिश करा दिया तो जॉब हो गया। तो वो तो इंटरव्यू प्रोसेस भी तो देखेंगे, वो चेक करेंगे आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, तो वो पता चल जाता है। हाँ, ये चीज़ है। बट ऐसे काम होते हैं, रेयर होते हैं, बहुत कम। क्योंकि ये वो करेगा ना जो मेहनत नहीं करना चाहेगा। क्योंकि आप चाहते हो, आप पेपर इसलिए पब्लिश करना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि मतलब आप खुद रिसर्च करना चाहते हो, तो आप किसी से क्यों करवाओगे? ये तो वो लोग करवाएंगे जिनको बस फ्री की डिग्री चाहिए, वो लोग करवाएंगे ना, ये चीज़ है। वो क्वालिटी दिख जाएगी टीचिंग। गाइडेंस चाहिए, हम्म। मेरे को एक गाइडेंस चाहिए। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि PhD करूँ या ISS में जाऊँ। मतलब PhD करूँ या ISS में जाऊँ? हाँ, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता हूँ कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग लेकर चलूँ। देखो दोनों कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ फिर से एक, क्योंकि मैंने इतनी लंबी जर्नी कवर की, कोई ना कोई मिल ही जाएगा मुझे। अभी एक सविता पाठक है, IIT बॉम्बे से, वो PhD कर रही हैं शिवली मुखोपाध्याय मैम के अंडर, क्योंकि शिवली मुखोपाध्याय के अंडर मैं प्रोजेक्ट कर रहा था IIT बॉम्बे में। तो उनके अंदर वो PhD कर रही थी, सविता पाठक नाम है उनका। उन्होंने बीच में ही, उन्होंने अभी RBI में उनका जॉब हो गया 2022 में ही शायद, तो वो PhD भी सबमिट कर दिया इस साल, तो उन्होंने उसका PhD हो गया। जैसे बीच में मान लो तुम PhD कर रहे हो, एग्ज़ाम भी दे रहे हो, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम PhD छोड़ना नहीं पड़ता है उसको, क्या बोलते हैं उसको, पार्ट टाइम PhD में कन्वर्ट करा लो, या विड्रॉल प्रोसेस होता है कि लाइक फेलोशिप रुक जाएगी, PhD आपकी चलती रहेगी, आप जॉब ज्वाइन कर लो। तो लाइक जो सविता के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो सविता RBI में ऑफिसर है अभी, जो ग्रेड B का एग्ज़ाम है, वहाँ पे वो 2-3 साल से जॉब कर रही हैं। अभी उन्होंने PhD सबमिट किया, उनका जॉब 2022 में ही हो गया था RBI में, और अभी उन्होंने PhD सबमिट किया अपना, तभी PhD कंप्लीट हुआ है। तो दोनों कर सकते हो आप। जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए अभी ISS में जिनका फर्स्ट या सेकंड रैंक अभी का है, वो IIT बॉम्बे से PhD कर रही है। मतलब जो ISS से जितनी लिस्ट आई, आप टॉप रैंकर्स उठाओ तो 2-3 लोग तो वो है जो IIT बॉम्बे से PhD कर रहे थे अभी, और वही लोग ISS ज्वाइन करेंगे अब। तो उनका PhD भी हो जाएगा, ISS भी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोविज़न रहता है, आप PhD कर रहे हो, जॉब हो गया तो आप विड्रॉल लेके आपका PhD भी कंटिन्यू रहेगा। जस्ट फेलोशिप जो गवर्नमेंट दे रही थी वो रुक जाएगी, आपको सैलरी मिलती रहेगी, आप घर से PhD का पार्ट टाइम में काम करो, देन यू जस्ट सबमिट योर PhD एंड यू गेट द डिग्री। ये चीज़ है। सर सर आपके अभी जो हिसाब से कौन सा 9:30 पे बेस्ट बैच ऑप्शन चल है? रही थी आपकी, अभी 9:30 वाला जो टाइम पे चल रहा था, उसका जो लेक्चर अभी जस्ट हुआ है, तो उसका रिकॉर्डेड देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देख उसका सकते, हाँ उसका DP मिल जाएगा। हाँ हाँ, वो है ना, जैसे ड्राइव, देखो आपके व्हाट्सअप ग्रुप जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नाम का ग्रुप मैंने आज बना दिया है, उसमें आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है सारा, ड्राइव का लिंक है जहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, लेक्चर बैच 00 बैच 1 का लिंक ऑलरेडी है ना, वहाँ पे आप जाके देखो। तो अभी मैंने ये 2 बैच जो अभी कराए हैं मैंने, इसका रिकॉर्डिंग वहाँ पे है। बट मुझे लगता है आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ें आती होंगी जो मैंने पढ़ाए हैं। यू आप जस्ट काम करो, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बस। हाँ, DPP चाहिए। DPP है ना ड्राइव में, ड्राइव का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन, देखो ड्राइव है उसमें डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए, वहाँ लिखा हुआ ड्राइव लिंक, ड्राइव फॉर असाइनमेंट, चेक कीजिए वहाँ है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे इसका लिंक है ना वहीं पे ड्राइव का लिंक भी है, उसमें आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए। आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइए, मैं बता देता हूँ कैसे मिलेगा। सी, ड्राइव में तो बहुत सारा फाइल्स है। हाँ तो वही बता रहा हूँ, अब ये देखो ना कहाँ जाना है, वही तो बोल रहा हूँ आपको, जब ये समझना है कहाँ खोलना है तो मैं बता देता हूँ इसका। सो फाइल तो बहुत सारे हैं, तो आपको सारे नहीं करने हैं। सो जैसे आप जब जाएंगे ना, आप जब खोलेंगे तो आपका ये खुलेगा। अभी थोड़ी फर्स्ट क्लास है तो क्वेरी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। जो थोड़ा पढ़ाकू वाले बच्चे हैं थोड़े से पेशेंस रखो, अगले क्लास से थ्योरी स्टार्ट होगी, अगर आज नहीं हो पाई तो। ये है, क्योंकि सिर्फ किताब। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन रह गया, क्या करूँ? हाँ नहीं मैं जस्ट पूछ रहा था, मतलब आप अभी कर रहे हो। हाँ ये जानते मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, सही है गलत मुझे पता नहीं। हाँ इंडिया में अभी जो चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का जो लेवल, वो एज कंपेयर टू अदर स्टेट
देश का इन्वायरमेंट क्या है। देखो तुम्हारा जब मान लो तुम अभी बच्चे थे तो तुम क्या बनना चाहते थे, सलमान खान, शाहरुख खान या साइंटिस्ट, या पहले तुम किसको अप्रिसिएट करते हो बचपन से? बचपन में सेलिब्रिटी कौन है इंडिया में, साइंटिस्ट या ये जो हीरो वीरो लोग हैं, क्रिकेटर लोग हैं? हाँ वो उस पे बात नहीं है। तो इसलिए हम पीछे हैं ना। इंडिया में कितने लोग साइंस को सेलिब्रेट करते हैं, साइंटिस्ट को सेलिब्रेट करते हैं? दिस इज द रीजन। यूएस में ऐसा नहीं है ना, वहाँ साइंटिस्ट हीरो है, रिसर्चर वहाँ हीरो है। यहाँ तुम्हारा शाहरुख खान हीरो है, तुम्हारा विराट कोहली हीरो है। कितने साइंटिस्ट को तुम जानते हो? एक को भी नहीं जानते होगा ठीक से। सर इस बैच के बारे में बताइए ना, चैप्टर सीक्वेंस कैसे हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं एक तो ड्राइव को बता देता हूँ। तो जो लोग ड्राइव में जब क्लिक करोगे लिंक तो यहाँ पे जाएगा, और इसमें जब ओपन करोगे तो सीक्वेंस की बात करूँ, मैं सिलेबस को सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, पहले टॉपिक से स्टार्ट करके एंड तक जाऊंगा। सिलेबस वो मैं बता देता हूँ फिर भी एक बारी। ये कहाँ पहुँच गए हम, ये सिर्फ अनवेस्ट क्यों दिख रहा है मुझे? तो इसके अंदर एक होगा टॉपिक वाइज असाइनमेंट। देखो उसमें लिखा होगा टॉपिक वाइज असाइनमेंट जैम/गेट, उसके अंदर सारे फाइल्स हैं एक्चुअली ड्राइव में। ये पता नहीं इनका क्यों सही से खुलता नहीं है। सो सर टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज मिलेगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा, टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज मिलेगा। टेस्ट सीरीज देखो जैम वालों के लिए मैं 150-200 टेस्ट कराऊंगा, वो आपके लिए भी ओपन रहेगा, आप लोग भी दे सकते हो। और जैम को मैं फिर से कह रहा हूँ, जैम को तुम ये मत समझना कि जैम तो बीएससी लेवल एग्जाम हम कर चुके हैं, जैम को हल्के में मत लो। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगता हो कि जैम इजी है ना, 2023, 2022, 2024 के जैम पेपर सॉल्व कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 50 से ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे तुम्हारे, चाहे तुम कितने बड़े तोप हो। अगर ऐसा हो तो मैं तुम्हें प्रॉपर तुम एग्जाम दे के देख लेना, तुम में से कोई भी बच्चा जैम के पेपर सॉल्व करके देख लो 2023 वाला, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम। क्योंकि जैम का लेवल, इवन क्वेश्चन जैम के जो क्वेश्चन है वो गेट के लेवल से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जैम में आते हैं। तो जैम को ऐसे हल्के में मत लो। जैम की जो तैयारी हो रही है इस बार, जिस बच्चे का गेट में 3rd रैंक है, गेट स्टैटिस्टिक्स में हमारे यहाँ ना, वो जैम का ही बच्चा है जिसके जैम में 12 रैंक है। मतलब जिस बच्चे का, वो जैम का बच्चा है जिसका जैम में 12 रैंक है, उसी बच्चे का गेट में 3rd रैंक है। और जो गेट बैच में 150 बच्चे थे ना, उसमें सबसे अच्छा रैंक किसका है? 11 रैंक एक बच्चे का है, 17 पवन का है, 22 नवीन का है। ये सब प्रॉपर गेट वाले बच्चे हैं। नवीन वर्षनी एक्चुअली एमएससी कर रखा है ना, वीडियो देखा होगा आपने, वो भी IIM बैंगलोर में एकेडमिक एसोसिएट है। तो ये अर्पण है। तो प्रॉपर गेट, जो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जैम वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे रैंक ले आते हैं दैन गेट वाले बच्चे। क्यों? क्योंकि जैम में जो लेवल है, जैम में जो कंपटीशन है ना, उसकी जब वो तैयारी करता है तो उसमें बहुत कुछ सीख जाता है। और जैम की पूरी सिलेबस गेट में बताया 65 मार्क्स का है, 15 मार्क्स एप्टीट्यूड है, तो 80 मार्क्स यही हो गया। अब होता क्या है, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग 80 मार्क्स को छोड़ के आपका फोकस उस 20 मार्क्स पे रहता है। मैं यही देखता हूँ ज़्यादातर लोगों का, सर स्टोकास्टिक एकदम अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्टोकास्टिक आते हैं कितने नंबर के, 5-6 नंबर के क्वेश्चन, ज़्यादा 7-8 नंबर के क्वेश्चन। नॉन पैरामीट्रिक खूब पढ़ लिए, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के। मल्टीवेरिएट खूब पढ़ लिए, कितने नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। और रिग्रेशन कितने पढ़े, रिग्रेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के, 5 नंबर के। तो सब मिला लोगे तो 20 नंबर, कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगा। तो मैं ये देखता हूँ कि जो गेट वाले बच्चे, उनका फोकस उस 20 मार्क्स पे होता है जो एक्स्ट्रा है, कि सर ये 20 मार्क्स तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो 20 में तुम 20 भी ले आओगे तो ला नहीं पाओगे पहली बात, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन जो आते भी हैं वो भी ऐसे आते हैं कि तुम 100% सही कर भी नहीं पाओगे, तुम्हें 50% मान लो सही होगा। तो 20 नंबर का अगर बहुत अच्छे से पढ़े हो, जो एक्स्ट्रा 20 नंबर है, तो 10 नंबर वहाँ से ले आओगे। लेकिन कट ऑफ तो 26 नंबर है ना, और इधर वाले टॉपिक पे ध्यान नहीं दोगे तो ये भी नहीं होगा ठीक से। तो इसलिए लूजली तुम पूरे टॉपिक को यूनिफॉर्मली पढ़ो, वो टॉपिक भी पढ़ो एक्स्ट्रा वाले भी, लेकिन इधर वाले को लूजली, जैम वाले सिलेबस को लूजली मत लो। क्योंकि जैम में जो लेवल मैं पढ़ाता हूँ वो गेट का बराबर ही रहेगा, मतलब जो कॉमन सिलेबस पे लेवल बराबर ही रहेगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो जैम के टेस्ट हैं या जैम के PYQ है, जरूर सॉल्व करो, उसको अच्छे से कर लोगे तो अच्छे रैंक आ जाएंगे। इवन मार्केट में तुम देखते हो जो भी गेट क्वालिफाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो जैम वाले बच्चे हैं जिनके गेट में बहुत अच्छे अच्छे रैंक आ रहे हैं। पिछले साल भी जैसे ईशान लड़का था, ईशान शर्मा, उसके गेट में 17 रैंक था स्टैटिस्टिक्स में। वो मैथ्स ऑनर्स का लड़का है, उसने BSc मैथ्स में किया है, वो जैम स्टैटिस्टिक्स हमारे यहाँ तैयारी कर रहा था। उसके जैम में 69 रैंक आया, लेकिन उसी का गेट में 17 रैंक आया स्टैटिस्टिक्स में। तो ऐसा क्या पढ़ लिया उसने मेरे साथ कि गेट में 17 रैंक ले आया। वही जो बच्चे प्रॉपर गेट की तैयारी कर रहे हैं उनका क्वालिफाई भी नहीं हो रहा, या उनके रैंक आ रहे 50, 60, 100 में रैंक आ रहे हैं। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। रैंक 1 इस बार जिनका आया है वो ISI से, हाँ ISI से आई थिंक वो PhD कर रहे हैं, या MStats की,
एम स्टैट्स है वो पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, पिछले साल भी जिनका था वो भी आईएसआई वाले ही थे शायद। तो जनरली आईएसआई के जो एम स्टैट्स वहाँ से किए हैं वो है सेकेंड रैंकर। इंटरव्यू डिस्क्वालीफाइड, इंटरव्यू, आईएसएस का इंटरव्यू क्लियर नहीं था, उसका रिटन में बहुत अच्छा मार्क्स। अच्छा आईएसएस में, ओके हाँ वही। तो उन्होंने एम स्टैट्स वहाँ से किया है, वहीं से पीएचडी कर रहे हैं। और आईएसएस से आप बता रहे हो, जो सेकेंड रैंकर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से एमएससी स्टैटिस्टिक्स में कर रहा है। गेट का जो सेकेंड रैंक जिस बच्चे का है वो, अच्छा फर्स्ट रैंक 79 मार्क्स पे था, सेकेंड रैंक कितने मार्क्स पे था याद है किसी को? 66 मार्क्स पे था। थर्ड रैंक कितने मार्क्स? थर्ड रैंक हमारा ये स्टूडेंट है आदित्य, वो सत्या साई आदित्य जो है, उसका थर्ड रैंक गेट में आया इस बार, उसके 63 मार्क्स हैं। और देखो मैं आश्चर्य की बात बताता हूँ, ये जो सत्या साई आदित्य लड़का है जिसका गेट में थर्ड रैंक आया, जैम में 12 रैंक आया, ये मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है, ये एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा है आईआईटी भिलाई से। अभी वो स्विच करना चाह रहा है स्टैटिस्टिक्स से, मैंने भी स्विच किया है, एमएससी मैथ में करके स्टैट्स में आना चाहता था, तो वो स्टैट्स में स्विच करना चाह रहा है। तो वो एमएससी मैथ बीएससी मैथ के बावजूद वो गेट में स्टैटिस्टिक्स में थर्ड रैंक है, जैम में स्टैटिस्टिक्स में 12th रैंक है। अब सोचो जिस बच्चे का बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स में बीएससी किया, स्टैटिस्टिक्स में एमएससी किया, उनका ठीक रैंक नहीं आ रहा है, मैथ बैकग्राउंड के बच्चे थर्ड रैंक ला रहे हैं, क्या चाहिए? कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए कि वो लोग गेट के थ्रू। हाँ लेकिन आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग इतना अच्छा रैंक क्यों नहीं ला पा रहे हैं, या क्यों नहीं ला रहे हैं? ये मैथ वाले कैसे अच्छा कर जा रहा है? मैथ्स वाले ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, हाँ फील्ड से निकल के आए होते हैं। हाँ मतलब एनीवे कहना मतलब ये, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी ठीक करनी चाहिए जो लोग स्टैट्स, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी ठीक नहीं करोगे तो क्वालिफाई कैसे होगा, ये चीज़ है। बाकी मैं इसका बता देता हूँ एक बार, फिर मैं बाकी आंसर करता हूँ कैसे सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, है ना। ये बोल रहा हूँ, ये जब खोलोगे तो इतना स्लो क्यों काम कर रहा है ये? एक तो ये कहाँ पहुँच गया मैं? तो फ़ोन से कोई दिखा दो टॉपिक। हाँ ये आया ना, देखो अब जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो ये आएगा, इसमें आपको जाना है यहाँ पे, ये PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम/गेट, ठीक है, इसमें जाना है, इस पर क्लिक करो। और इसके अंदर जब आप जाओगे तो ये सब खुलेगा, तो यहाँ DPPs मिलेंगे आपको सारे प्रैक्टिस करने को। अभी 25 वाला DPP यहाँ अपलोड हो रहा है, बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल जो अभी मैंने बैच 1 में पढ़ाया वो बुक इसमें है, इस फोल्डर में है। तो बस समझ आया कहाँ जाना है। जब आप क्लिक करोगे ड्राइव लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे, फिर आपको इस फोल्डर में जाना है, PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज जैम/गेट, ये खोलना है। इसके अंदर जाओगे तो बहुत सारे फोल्डर, इसमें जाओगे सब काम के असाइनमेंट है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट इसमें है। आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे फोकस करो, थ्योरीज ठीक है, यू फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं थोड़ा आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो अभी पूछ रहे थे, ये कैसे पढ़ाऊंगा। देखो तो मैथमेटिक्स पोर्शन हमारा कैलकुलस पोर्शन है और मैट्रिक्स थ्योरी है, मतलब कैलकुलस जिसमें रीएनालिसिस भी है और इधर लीनियर अलजेब्रा है, फिर प्रोबेबिलिटी है। तो अभी मैं ऐसा करूंगा, जैसे मान लो अभी आज तो मुझे लग रहा है थ्योरी करा पाऊंगा, टाइम निकल जाएगा, तो अगर मैं आज स्टार्ट करता या कल स्टार्ट करूंगा तो कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो अभी प्रोबेबिलिटी चलती रहेगी अगले 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक, कब तक? जब तक कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक। जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे आपको, सॉल्व करके आना है, बीच में भेज दूंगा मैं, वो सॉल्व करके आओ, फिर उसका हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसका डाउट डिस्कशन करेंगे और बीच में मैं क्वेश्चंस कराता रहूँगा, तो आपको प्रैक्टिस करना है। फिर जो डाउट होगा तो जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके अगले 2-3 क्लास तक सिर्फ डाउट डिस्कशन होगा, जो असाइनमेंट्स या जो DPP आपको मिले हैं प्रैक्टिस करने के लिए उस पर। जब ये हो जाएगा फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकता हूँ कि, है ना, या 2 ऑप्शन है, आप लोग जैसे सजेस्ट करो, या तो हम ऐसा करें 3 दिन मैथ 3 दिन स्टैट्स की क्लास चलाए, तो 3 दिन ये पढ़ाऊँ, मतलब आज जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया तो कल मैथमेटिक्स पोर्शन, फिर परसों ये, फिर उसके अगले दिन ये, ऐसे करके एक ऑप्शन ये रहता है हमारे साथ न। या फिर जैसे मैंने ये स्टार्ट किया तो इसको कंप्लीट कर दूँ पूरा, फिर मैं यहाँ पे आऊँ, फिर ये पूरा कंप्लीट करूँ, फिर वापस मैं यहाँ पे आऊँ, इसको कंप्लीट करूँ, इस टॉपिक को मान लो ये पूरा कंप्लीट किया, फिर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको कंप्लीट कर दूँ, तो ये तो मैथ्स पोर्शन खत्म हो गया। फिर आगे हम अगले टॉपिक पे आए, जैसे मान लो ये पढ़ा दिया तो फिर ये पोर्शन खत्म हो गया, फिर ये स्टार्ट किया, फिर ये स्टार्ट किए, फिर ये किए, एक एक करके, मतलब ऑर्डर में पढ़ाऊँगा, इस तरह से है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं।
सो पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और एप्टीट्यूड के लिए मेनली क्या, एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा। एप्टीट्यूड में क्या है कि जितने भी गेट एग्जाम होते हैं उनका एप्टीट्यूड पेपर कॉमन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको कि गेट 32 डिफरेंट सब्जेक्ट में हो रहा है और गेट एग्ज़ाम 4 दिन होता है। फरवरी में फर्स्ट वीक ऑफ फेब एंड सेकेंड वीक ऑफ फेब आई थिंक इसमें होता है, सैटरडे संडे 4 दिन का। तो 32 पेपर्स को 4 दिन में कंडक्ट करवाया जाता है। तो एक सेशन में और 4 दिन में मान लो 2 सेशन होते हैं, 9 से 12 और 2 से 5, ठीक है ना। तो 4 दिन हो गए, 8 सेशन में एग्जाम हो गया। 32 पेपर है, 8 सेशन में एग्जाम हुआ। तो एक सेशन में 4 पेपर का एग्जाम हो रहा है। मतलब एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे आपका एग्जाम संडे कब आता है, 13 फरवरी को आएगा इस बार, अगले बार मतलब मान लो इस बार एग्जाम था कि 11 फेब को फॉर एग्जांपल मान लो एग्जाम जैम का था। तो 11 फेब को 9 से 12 में एक साथ गेट के 4 पेपर का एग्जाम हो रहा है। तो उन चारों पेपर में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कॉमन होंगे। मतलब गेट स्टैटिस्टिक्स या गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गेट कंप्यूटर साइंस या गेट मैथमेटिक्स एग्जाम्पल के लिए, ये चारों पेपर का एक ही टाइम पे एग्जाम चल रहा है सेम डे में। तो इन चारों का एप्टीट्यूड पोर्शन कॉमन रहेगा, सेम ही एप्टीट्यूड क्वेश्चन इन चारों पेपर में होंगे। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अलग से कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है। आपको 2-4 गेट के पेपर उठाने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। एक पेपर में 10 क्वेश्चन है, तुम चाहो तो 50 पेपर डाउनलोड कर लो अलग अलग। और उसके ही जैसे मान लो गेट 2019 में स्टार्ट हुआ था, गेट स्टैटिस्टिक्स 2019 में स्टार्ट हुआ था। तो गेट 2019, 20, 21, 22, 23, 24 आपके पास 6 पेपर गेट के ऑलरेडी हैं। तो उसमें 60 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं। इसको ढंग से सॉल्व कर लो तो उससे आपको एक आइडिया, ब्रेन में आपको आइडिया मिल जाएगा कि एप्टीट्यूड में पूछा क्या जा रहा है। उसी को ठीक से सीख लो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। और करने हैं तो गेट मैथमेटिक्स के पेपर उठा लो पिछले 5-10 साल के, उसके सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इससे एप्टीट्यूड की तैयारी ऐसी हो जाएगी। तो मैं क्लास में कराऊंगा, तो मैं क्लास में आपको कम से कम 400-500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एप्टीट्यूड के जो आपको सॉल्व करने हैं। तो वो मैं करवा दूंगा, है ना। 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एप्टीट्यूड के तो हो गई तैयारी। थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही। क्योंकि एप्टीट्यूड में क्या आते हैं, बेसिक 9-10th वाला थोड़ा मैथ रहता है, थोड़े लॉजिकल रीजनिंग रहता है, थोड़ा इंग्लिश रहता है, यही सब है बस। तो कुछ खास अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन रह गया चैट में, एक लंबा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेता हूँ मैं। तो कंप्यूटर दूर रखा हुआ है तो अच्छा, इनको पढ़ने की पड़ी है, हे भगवान। सर, आई ज्वाइंड क्लास एट 9:30 ऑलरेडी 1 hour has passed, lecture has not started, is happening daily, doubts like this can be solved in separate class. After doing 9 to 6 job, traveling 40 kilometers, I am waiting for the class to start since 1 hour. मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट मैंने एक्चुअली आपने पहले ज्वाइन किया होगी गीतांजलि, मुझे लगता है कि इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे नए हैं अभी, तो इनके क्वेरी सॉल्व करने जरूरी है। आई नो आपको लगता है कि सिर्फ अगर ऐसे लेक्चर सिर्फ कवर करने, तो पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यू कैन वॉच दैट। अगर आपको ऐसा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है, लाइव क्लास का पर्पस है क्वेरी दूर करना। इफ़ यू वांट टू जस्ट कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखिए लास्ट ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वहाँ पे, यू कैन जस्ट वॉच इट। आप वहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना है। तो लाइव क्लास का पर्पस ये थोड़ी कि सीधा आया क्लास शुरू कर दिए। चूँकि आज पहली क्लास है, तो मैं पहली क्लास में पहले मैं कुछ क्वेरीज डील करूँगा। कल भी ऐसे हुआ कि कल लास्ट क्लास थी उस बैच की, तो आज से ये बैच स्टार्ट हुआ है। तो ये आज का जो होगा लेक्चर 0 होगा, इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, जस्ट क्वेरी डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जस्ट शुरू हुआ पढ़ाना शुरू कर दिए, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है ना। अभी हम पहले तो आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज क्लियर हो, आपको एग्जाम का स्कोप समझ आए। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, आई अंडरस्टैंड, वो ठीक है, बट ये नहीं आप आगे से जब क्लासेस होंगे सिर्फ क्लासेस ही होंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेशन है कि आप जैसे जो बच्चे हैं गेट की तैयारी कर रहे हैं, उसका क्या स्कोप है, कैसे है। हो सकता है आपका क्वेरी ना हो, इट्स अदर थिंग, बट बाकी बच्चों को क्वेरी सॉल्व करने हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने का क्या मतलब, सिर्फ थ्योरी पढ़ना है तो पिछले साल के लेक्चर्स पढ़े, आप देख लो वहाँ से। ये है, और लाइव करने हैं, थोड़े से पेशेंस रखो, है ना। तो आज तो क्लास होगी नहीं, अगले क्लास से स्टार्ट होगी, तो यू ज्वाइन लेटर, ये चीज़ है नेक्स्ट क्लास से। तो पहली क्लास ये क्वेरी में ही जाएगा, नेक्स्ट क्लास से हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी सिर्फ सिलेबस करने हैं, सिलेबस के वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में पिछले साल के, यू जस्ट वॉच इट, सिलेबस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। जो आपके डाउट्स होंगे तो आप मेरे से लाइव क्लास में डाउट डिस्कस कर सकते हो, ये कर सकते हो। क्योंकि मैं जो लास्ट ईयर पढ़ाया लगभग वैसे ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा बेटर होगा इस बार, क्योंकि पिछले साल जो मैंने सीखा वो इस बार इंप्लीमेंट होगा, थोड़े बेटर होगा, असाइनमेंट्स बेटर होंगे, थोड़े से बेटर होगा पिछले साल से, वो है। अदरवाइज सिर्फ अगर सिलेबस करने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप जस्ट वॉच करो, खत्म करो, डबल स्पीड पे लो, और 2 घंटे के लेक्चर 1 घंटे में हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएगा जल्दी। उसमें क्या है, उसमें टोटल 120 लेक्चर जैम वाले हैं, और गेट के आई थिंक कितने 50 लेक्चर हैं, 50 वो है, तो हो जाएगा उसमें, अगर सिर्फ सिलेबस करने हैं तो ये चीज़ें हैं, ठीक है।
ठीक है ना। सर हाँ इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में कुछ बताए ना सर। अरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं इससे रिलेटेड, आप जाके वहाँ देखो, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं। मैं क्या बता, अभी कुछ दिन पहले मैंने सेशन किया था योगेश के साथ, वहाँ पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं। व्हाई डोंट यू वॉच देयर। आप कुछ पूछो, अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है देखो, अगर पूरा बताऊंगा तो आवर्स लगेंगे बताने में। आप यूट्यूब पे जाओ, मेरे चैनल पे जाओ, आप जस्ट यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो यूट्यूब पे जनरली कि ISS टॉक विद संतोष सर, तुम जाकर सर्च करो, तुम्हें 2-3 वीडियोज़ मिलेगा। योगेश का इस बार ISS क्वालिफाई हुआ, उसके साथ मैंने पूरा सेशन किया था 1.5-2 घंटे का। उससे पहले सुजीत प्रधान था, उनके साथ मैंने सेशन किया था। ये दोनों IIT बॉम्बे में मेरे सीनियर थे जो ISS ऑलरेडी हैं। तो वहाँ पे आप जाके देखो, सारे इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन ऑलरेडी, है ना। यूट्यूब पे ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है, गूगल पे ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है, यू वॉच देयर। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप पूछो मुझसे, ये है। सर नेट एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का टॉपिक किधर से कवर करें? न्यूमेरिकल एनालिसिस तुम्हें क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? तुम जो न्यूमेरिकल की बुक है उससे करो, या नोट से करो, PYQ से करो। आप अगर स्टैटिस्टिक्स बैक, एग्जाम के लिए हाँ हाँ, तो नेट के लिए तो, चूंकि मैं तो गेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल का क्या है, तुम न्यूमेरिकल का कोई बुक फॉलो कर लो। इसके भी आंसर जो लोग पढ़ा रहे हैं, नेट का जो न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं वो आंसर मिल जाएगा ऑनलाइन। इतने सारे न्यूमेरिकल एनालिसिस के बुक्स हैं, उसको फॉलो कर लो। सिलेबस देखो, बुक से कवर कर सकते हो, ये चीज़ें हैं। लेक्चर्स पढ़े होंगे NPTEL के, वो भी देख सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ, तो अभी आज का जैसे क्वेरी सेशन, जैसे पहला लेक्चर, ये पहला मतलब ये बैच आज से स्टार्ट हुआ है, तो इसका ये है। पहले जो कल तक बैच चल रहा था वो जस्ट बेसिक लेक्चर्स था। कल भी हमने जस्ट क्वेरी डिस्कस किए थे, हालांकि आज भी हम क्वेरी डिस्कस कर रहे हैं। तो कल तो दूसरा बैच था, ये बैच जो बैच 4 है, इसकी आज पहली क्लास है। तो पहली क्लास में भी लेक्चर मैं इसको अपलोड करूँगा लेक्चर 0 के नाम से, मतलब इसमें कुछ पढ़ाया नहीं ना, पढ़ाई कल से स्टार्ट होगी एक्चुअली। तो कल से हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपके मन में कुछ कोर्स से लेके क्यूरियोसिटी हो, स्कोप से लेके क्यूरियोसिटी हो, या कोई रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एनीवन, है ना। सर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगा रहे हैं लेकिन समझ में कुछ आ नहीं रहा है। आ जाएगा समझ, आप मुझसे पूछो, समझ आ जाएगा। आपका जो प्रीवियस ईयर वीडियो उससे मैं देख रहा हूँ और उससे लगा रहा हूँ DPT, तो एक दिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मैं स्टैटिक्स बैकग्राउंड से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्टैटिक्स कर चुका हूँ, 3rd ईयर का स्टूडेंट, तभी भी कुछ समझ में नहीं कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी है कि एक बार वीडियो देख लिए सब आ जाएगा, उसे सबको आ जाता। उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, पैटर्न। इसलिए बोलता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअली डिसाइड करेगा आप कितना टॉपिक को समझे हो। अगर आपको मान लो आपने वीडियो देख लिया पूरा और आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, सो मीन्स आपने ये नहीं सीखा है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। आपको जस्ट थ्योरी, आपने डेफिनेशन देख लिया होगा, थ्योरम देख लिया होगा। अब आपको ये सीखना बाकी है कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये देखना है ना। जी सर। तो ये चीज़ है, तो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझसे पूछो कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं सॉल्व करूँगा। फिर आप देखो उसमें कि आपको क्यों नहीं आ रहा है, आप समझो। देखो कई बार बच्चों को लगता है कि थ्योरी मुझे आती है सर, लेकिन उसको थ्योरी आती नहीं है, लगता है बस, है ना। तो वो चीज़ें, आपने से वीडियो देख ली, तो वीडियो देखने का मतलब थोड़ी सबको आप सब कुछ समझ आ गया, नहीं समझ आ गया। रिवीजन उसके लिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, या आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो कि प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा आपसे, उसमें क्या ऐसा है क्वेश्चन में जो सॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए अभी तक, आप चीज़ों को ठीक से समझे नहीं हो, इसलिए नहीं हो रहा है ना। वीडियो देखने से सिर्फ थोड़ी सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो आपको नहीं आता है, वो सीखना पड़ेगा आपको। सो हाउ टू अप्लाई थ्योरम या थ्योरीज टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा ताकि रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल सके? देखो अगर ऐसे मान लो, मैं फिर से कहा, अगर जल्दी किसी को हो तो पिछले साल के रिकॉर्डिंग है, आप उसको देख के जल्दी निपटा लो, तो ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, लास्ट ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो उसमें आप देख के निपटा सकते हो। एक ऑप्शन ये है कि आप जल्दी से 1 महीने में कंप्लीट कर लो। लाइव में है तो इसमें कम से कम 4-5 महीने 6 महीने लगेंगे, गेट में स्पेशली, ठीक है। तो अभी जैसे स्टार्ट होगा तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये स्पेशली गेट में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो ये अक्टूबर नवंबर तक चला जाएगा। जैम का सिलेबस तो अगस्त सितंबर तक हो जाता है, तो ये अक्टूबर नवंबर तक जाएगा। उसके बाद PYQ, उसके बाद मॉक टेस्ट तो बीच में चलता रहेगा। तो ये आपको करना है एक्चुअली। हाँ सर ये जो कैलकुलस का सिलेबस है, इसकी कोई बेसिक बुक बता दो। मैंने ट्राई किया, मेरे को थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा था। नहीं नहीं, मैं बुक बता दूंगा, जब मैं कभी शुरू करूंगा मैं बुक्स का बता देता हूँ आपको।
तो ये तो पहला लेक्चर है, मैं कल यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सो कल मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो इसके लिए मैं देखो, मैं ये मान कर चलूँगा कि आपने 11th-12th की जो प्रॉबिलिटी है ये आपने कवर किया है, बेसिक्स आपने यहाँ पे कवर किया है। हालांकि यही चीज़ें हैं, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रॉबिलिटी, प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉबिलिटी, फंक्शन, कंडीशनल प्रॉबिलिटी, बेस थ्योरम, इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स, रैंडम वेरिएबल, देयर डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि ये सब बेसिक्स हैं। लेकिन यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो अभी कल तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इसके लिए बस आप एक बार 11th-12th वाली बेसिक्स देख लेना कि क्या क्या था वहाँ पे 11th-12th की प्रॉबिलिटी में। बेसिक वही है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस के लिए हो गया तो बहुत सारे, कोई भी कैलकुलस की बुक आप देख सकते हो, या रियल एनालिसिस की बुक आप देख लो, जैसे बार्टल की बुक आती है वो देख सकते हो आप, या और भी है, मलिक अरोड़ा की बुक आती है ना एनालिसिस की, वो देख सकते हो आप। तो उससे हो जाएगा, आप गूगल में सर्च करो मैथमेटिकल एनालिसिस बाय मलिक अरोड़ा, उससे ये आप सोच रहे हैं इसका, तो इसका आपको मिल जाएगा वहीं पे, मलिक अरोड़ा की मैथमेटिकल एनालिसिस नाम का बुक है, उससे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देख सकते हो। तो मैं पहले बुक बता देता हूँ, नहीं या नेक्स्ट क्लास में रह गया ना, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, बता देना, तुम लोग पूछ लेना बुक का क्या है, बुक कौन सा फॉलो करना। बुक का ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लेक्चर संग से कवर करोगे और प्रॉब्लम सॉल्व करोगे DP बेस वाले, तो जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स मेरा वीक है और इस आइटम में मेरा मैथ्स की क्वेश्चन पता नहीं कैसे सब सही आ रहे हैं स्टैटिस्टिकल। अच्छा तो वो मेरे को करना है इस बार सही से। ठीक है, तो ठीक है, आज तो ऐसी क्वेरी में चला गया क्वेश्चन। देखो क्वेरीज भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं कि जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो वैसे फिर तुम्हें एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चलेगा तुम्हें कि क्या एग्जाम्स हैं, क्या स्कोप्स हैं, उससे रिलेटेड ये सब भी जानना जरूरी है। थ्योरीज तो ठीक है, थ्योरीज अभी कल से स्टार्ट करेंगे तो थ्योरी ही चलती रहेगी, पूरे साल थ्योरी ही पढ़ाएंगे। और क्वेरीज के लिए बाकी अभी 11 से 12 डाउट क्लास है, जिनके क्वेरीज रह गया होगा वो पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी मुझे लगता है कि इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। तो आज हमने कुछ पढ़ाया नहीं है, जस्ट मैंने बेसिक डिस्कस किया है कि क्या सिलेबस और उससे रिलेटेड कुछ हमने, मतलब क्वेरीज मेनली हमने डिस्कस किया आज। बेसिक पहला लेक्चर था इसीलिए, तो इसको मैं अगले क्लास से स्टार्ट करूँ। हाँ सर, ये जो PSU रिक्रूटमेंट होता है एक गेट की मार्क्स की बेसिस, ये स्टैटिस्टिक्स में भी होता है या इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उससे ज़्यादा होता है? इंजीनियरिंग से ज़्यादा होता है, उनका ऑलरेडी हर साल होता है। स्टैटिस्टिक्स में कभी कभी कोई कंपनीज आती हैं, जैसे अभी क्रीस है इंडियन रेलवेज वाली, उन्होंने रिक्रूटमेंट किया था, मेरा भी उस समय हुआ था, 2022 में किया था उन लोगों ने। तो उन्होंने असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट के पोस्ट के लिए गेट स्टैटिस्टिक्स के जो क्वालिफाई कैंडिडेट थे उनको ही शॉर्टलिस्ट किया था गेट के बेस पे। तो क्रीस हो गया, वो है, कई बार मिनिस्ट्री में कई बार आ जाता है जो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड काम रहता है, तो उसके लिए वो लोग गेट स्टैटिस्टिक्स को प्रेफरेंस देते हैं। बट इतना फ्रिक्वेंट गेट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जॉब नहीं आता है जितना इंजीनियरिंग, गेट इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे होता है, ठीक है। तो गेट से कुछ निकालते हुए वैकेंसीज आएंगी तब आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उतना स्कोप नहीं है PSUs में जितना बाकी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से होता है, उतना नहीं है। बट एमटेक और PhD में एडमिशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो फ्रिक्वेंटली, ये है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये स्टॉप करते हैं, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। अगर किसी को डाउट रह गया होगा तो हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं।